वेलकम एवरीवन माय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर सीए रोहित श्रॉफ। हम मिल रहे हैं आज एक आखिरी बार फॉर आवर डिस्कशन ऑफ मे 22 अमेंडमेंट्स और अपडेट्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव अहेड विद आवर डिस्कशन ऑफ मे 22 ऑडिट अमेंडमेंट्स और अपडेट। तो जो भी स्टूडेंट पहले लेक्चर्स देख चुके हैं रिकॉर्डेड, उनको इसके साथ क्या करनी होगी, मे 21 के अपडेट्स, साथ ही साथ क्या करनी होगी मे 21 अपडेट्स के साथ नवंबर 21 या दिसंबर 21। तो जैसे ये पीडीएफ इशू किया जा रहा है वैसे ही मे 21 और नवंबर 21 की भी। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जूम लाइव लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं उनको ये सारी चीज़ें करने की, पहले की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो हम लेक्चर के दौरान ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, मे 22 के अपडेट्स या अमेंडमेंट्स। बट बाकी के स्टूडेंट कृपया करके नवंबर 21, मे 21 भी रेफर कीजिए। अब सबसे पहला अगर यहाँ पे हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आया हुआ है यहाँ पे, कारो 2020, जिसके लिए ऑलरेडी हम एक जूम लाइव लेक्चर रख चुके हैं, जिसके दौरान हम डिस्कस कर चुके हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर चुके हैं हर छोटे से छोटे पॉइंट का। इनफैक्ट उसके ऊपर आरटीपी में भी 2 सवाल आए, इनफैक्ट इस तरीके के सवाल आए जो हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो हर छोटे से छोटे पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ध्यान रखिए, बिकॉज कारो 2020 आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको यहाँ पे से क्या करना होगा, कारो 2020 ऑलरेडी आपको हुआ है तो यू विल रेफर द जूम लाइव लेक्चर्स एंड द सेम इज नॉट कवर्ड इन दिस लेक्चर हियर। अब उसकी नोट्स मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ जस्ट सो दैट आपको यहाँ वहाँ ना जाना पड़े। इनफैक्ट आपकी पुरानी नोट्स में भी कारो 2020 प्रिंटेड था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली, ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे चेंजेस आए हैं जिसको हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। नेक्स्ट, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ। अरे सबसे इंपॉर्टेंट चेंज तो आपको पता है भाई, जीएसटी ऑडिट जैसी चीज इस दुनिया में नहीं रही है, तो एक अच्छी खबर आपके लिए, तो वो चीज नहीं रही है, बट उसको छोड़ के भी एक छोटे मोटे चेंज है जिसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। फिर आता है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स में एक छोटा सा नो क्लार जैसा कंसेप्ट ऐड हुआ है, तो उसकी चर्चा भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। अब उसको छोड़ के प्लीज मे 21 और नवंबर 21 के जो प्रोफेशनल एथिक्स के अपडेट्स थे उसे प्लीज करके जाइए, बिकॉज उसमें भी आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक के क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो प्लीज आई वुड सजेस्ट कि उसके ऊपर भी उतना ही फोकस कीजिए। फिर पीयर रिव्यू। अब पीयर रिव्यू में पहले वाले उसमें भी थोड़े चेंजेस आए थे, इसमें भी आए हैं, तो छोटी छोटी जगह पे चेंजेस आए हैं। तो मैंने पूरा का पूरा चैप्टर वापस एक बार करवा दिया है, बिकॉज आप सिर्फ चेंजेस करने जाओगे तो शायद थोड़ी चीज़ें क्या हो जाएगी, मिस आउट। तो बहुत सारे चेंजेस छोटे आए हैं, तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर ही क्या किया हुआ है, वापस। तो पीयर रिव्यू का पूरा चैप्टर आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो देख के डर मत जाना, पब्लिक बोलेगा 75 पेजेस तक का क्या आ गया है अमेंडमेंट, नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्या लिखा है, द होल चैप्टर विद द रेलेवेंट अपडेट्स और अमेंडमेंट हैज बीन रीप्रिंटेड। उसको छोड़ के आता है लास्टली ऑडिट ऑफ बैंक्स, जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी लेक्चर्स के वक्त, जूम लाइव के वक्त ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में एडिशन हुआ है, छोटे मोटे चेंजेस आए हैं, बट लेकिन जो स्टूडेंट बहुत पुराने लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं या जो स्टूडेंट्स बहुत पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं एंड दे आर गिविंग द अटेम्प्ट अगेन, तो उनके लिए, उनके रेफरेंस के लिए मैंने वापस जो ऑडिट ऑफ बैंक्स में चेंजेस आए उसके साथ मिला के पूरा का पूरा चैप्टर क्या दे दिया है, रिप्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, तो कृपया करके उसे भी अच्छी तरह से देखें। तो इस चैप्टर के, इस लेक्चर के दौरान हम क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉस, प्रोफेशनल एथिक्स एंड पीयर रिव्यू। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा चाहते हैं आगे विद व्हाट, पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू, जिसमें अमेंडमेंट्स आए हुए हैं। उस चैप्टर को हम वापस एक बार क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जूम लाइव लेक्चर हाल ही में रिसेंटली अटेंड कर चुके हैं उनको ये देखने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन जो स्टूडेंट है जिनका पोर्शन काफी टाइम पहले हो चुका था या जिन्होंने पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हुए हैं या कोई और फैकल्टी के पास पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा, ये वीडियो पूरा का पूरा देखना होगा। तो इसके अंदर काफी छोटे छोटे चेंजेस हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि ऊपर से देखने के बदले पूरा का पूरा चैप्टर देख लीजिएगा, बिकॉज बीच बीच में ये लोगों ने क्या डाले हैं अमेंडमेंट, तो ऐसा ना हो कि आप कोई छोटी सी चीज को मिस आउट कर दो। तो लेट अस मूव अहेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विद व्हाट इज अ पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू मतलब क्या, कोई अपने ही क्वालिफिकेशन वाला बंदा जब अपना काम असेस करता है उसे हम क्या कहते हैं, पीयर रिव्यू। अब सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं।
अगर एक टीचर ने तुम्हारा कॉलेज में या स्कूल में पेपर असेस किया, अब क्या वो टीचर ने पेपर सही से असेस किया है कि नहीं, तो एक मॉडरेटर आता है और उसका काम इवैल्यूएट करता है कि क्या ये टीचर ने पेपर सही से इवैल्यूएट किया। दिस इज नथिंग बट व्हाट पीयर रिव्यू। अच्छा, अगर समझो कोई कॉलेज में, स्कूल में अगर एक नया टीचर अपॉइंट हो रहा है, तो भाई एक सीनियर फैकल्टी, एक सीनियर टीचर लास्ट बेंच पे बैठता है और उसका लेक्चर सुनता है। ऐसा नहीं है कि उसकी गलती निकालना चाहता है, बट उसे बताना चाहता है कि तू कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है, कहाँ पे इम्प्रोवाइज कर सकता है और बेटर परफॉर्म कर सकता है। ये भी क्या है, एक पीयर रिव्यू। अरे काफी बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि भाई हमें सर्जरी की जरूरत है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और एक सेकेंड ओपिनियन मांगते हैं। तो जो दूसरा बंदा ओपिनियन दे रहा है, इन अ वे वो भी तो क्या कर रहा है, पीयर रिव्यू, कि पहले वाले डॉक्टर ने ओपिनियन सही दिया है कि नहीं दिया है। काफी बार जो साइंटिस्ट होते हैं, काफी बार डॉक्टर्स होते हैं, वो लोग अलग अलग पेपर्स क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो काफी बार वो लोग दूसरे किसी के पास, दूसरे एक डॉक्टर के पास या दूसरे किसी साइंटिस्ट के पास अपना काम रिव्यू करवाते हैं कि भाई जो मैं पेपर पब्लिश कर रहा हूँ सही है कि नहीं। तो यही दिस इज नथिंग बट व्हाट पीयर रिव्यू। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फील्ड में है, हर एक फील्ड में है। तो वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना काम का, तो क्या हमने हमारा काम सही तरह से किया है, क्या कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो दूसरा एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जब हमारा काम रिव्यू करेगा, दिस इज नथिंग इन द सिंपल टर्म्स एज पीयर रिव्यू। बट लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना तो होगा नहीं, वरना इंस्टीट्यूट पूरा चैप्टर छाप के देता नहीं। तो लेट अस मूव अहेड विद द चैप्टर और देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो हम कुछ भी और आगे बढ़े उसके पहले क्या करते हैं, जो बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, टर्म्स है, उसे समझते हैं, फिर हम क्या करेंगे, मेन टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो व्हाट डज द टर्म पीयर मीन्स। द टर्म पीयर मीन्स अ पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। अरे सिमिलर स्टैंडिंग मतलब वो बंदा भी क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे भाई मेरा काम रिव्यू कर रहा है, तो एक बीकॉम वाले को क्या, एक सीएस वाले को क्या आएगा मेरा काम रिव्यू करना। तो पीयर मतलब कौन होता है कि वो बंदा भी क्या है, सिमिलर स्टैंडिंग का है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिव्यू। तो रिव्यू मीन्स कंडक्ट ऑफ री एग्जामिनेशन या रिट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन, मतलब वो मेरा काम क्या कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है। तो इन जनरल अगर हम देखें व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पीयर रिव्यू, इट मीन्स रिव्यू ऑफ द वर्क डन बाय अ प्रोफेशनल बाय अनदर प्रोफेशनल ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। तो जब दूसरा प्रोफेशनल मेरा काम इवैल्यूएट करता है, इसे हम क्या कह देते हैं, पीयर रिव्यू। बट अगर तुमको एग्जाम में पूछा गया राइट अ डेफिनेशन, तो तुम क्या करोगे, ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है वो लिख के आओगे। अब डेफिनेशन हमें क्या कहता है, द टर्म पीयर रिव्यू मीन्स एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड द प्रोसीजर to examine whether the same have been placed by the practice unit for ensuring quality of assurance services as envisaged by technical, professional and ethical standard as applicable, including the other regulatory requirement thereto, and whether the same is consistently applied during the period under review. तो अब ये डेफिनेशन हम समझे, उसके पहले छोटे छोटे टर्म समझते हैं। लेट अस गो थ्रू एवरी टर्म एंड देन अगेन वी विल कम बैक टू द डेफिनेशन। तो अब ये लोग रिव्यूअर मतलब क्या, अगर मैं बात करूं रिव्यूअर, तो रिव्यूअर कौन होता है, एक बंदा जो अप्रूव किया गया है और एम्पेनल किया गया है बाय द बोर्ड। अरे एक बंदा क्या है, अप्रूव्ड है एंड एम्पेनल्ड है बाय द बोर्ड, जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है। हम आगे के उसमें देखेंगे भी कि कौन एलिजिबल है टू बी अ रिव्यूअर। प्रैक्टिस यूनिट मतलब क्या भाई, जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिस यूनिट। तो भाई मेरा अगर समझो रोहित शॉपिंग कंपनी का क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल रिव्यू, ऐसा कोई कंपनी नहीं है बट फॉर एग्जांपल अगर रोहित शॉपिंग कंपनी करके एक फर्म नेम है, तो उसका अगर हम रिव्यू कर रहे हैं तो उसे हम क्या कह देंगे भाई, रोहित शॉपिंग कंपनी क्या हो जाएगा, इन दिस एग्जाम्पल अ प्रैक्टिस यूनिट। लास्टली आता है पीयर रिव्यू बोर्ड। तो बोर्ड ने, ठीक है, एक बोर्ड किसने बनाया हुआ है, इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द काउंसिल, इसे हम क्या कह देते हैं, पीयर रिव्यू बोर्ड। आगे आगे हम यहाँ पे पूरे चैप्टर में जहां जहां पे शब्द यूज करेंगे बोर्ड, अर्थात तुम्हारी बत्ती जलनी चाहिए कि कौन से बोर्ड की बात कर रहे हैं, पीयर रिव्यू बोर्ड। ये लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द पीयर रिव्यू shall be deemed to be a guideline of the council under clause 1 of the part 2 to the second schedule to the act
and is obligatory for the practice unit to comply with the provisions of the statement. तो भाई यहाँ पे जो भी चीज दी गई है माना जाएगा कि ये गाइडलाइंस किसने दी है, काउंसिल ने। और याद करो क्लॉज 1 ऑफ द पार्ट 2 द सेकंड शेड्यूल क्या कहता था कि भाई अगर कोई भी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मतलब सीए एक्ट 1949 कोई भी रेगुलेशन कोई भी काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का अगर उल्लंघन करते हो तो यू विल बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 1 ऑफ द पार्ट 2 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। तो इसलिए अगर यहाँ पे कोई भी चीज का उल्लंघन किया तो साथ ही साथ तू प्रोफेशनल एथिक्स में भी जाएगा। तो ये हमारा क्या था, व्हाट एग्जैक्टली इज पीयर रिव्यू, एक इंट्रोडक्शन। पर आगे हम डिटेल में देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है ऑफ द पीयर रिव्यू। सो नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू। तो ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, हमें क्या देखना है कि जो भी हमारे टेक्निकल हमारे प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स है क्या हम उसके साथ कंप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारे जो भी अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है क्या हम उसके साथ भी कंप्लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या देखना है कि भाई टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। नो व्हाट इज द टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हम आगे देखेंगे। ऑल्सो हैविंग इन प्लेस प्रॉपर सिस्टम इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंटेशन देयरऑफ टू डेमोन्स्ट्रेट द क्वालिटी ऑफ अश्योरेंस सर्विस। अरे भाई अगर समझो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो तो रेस्टोरेंट की क्वालिटी अच्छी है कैसे पता चलेगा, फूड की क्वालिटी से, उसके टेक्सचर से, उसके प्रेजेंटेशन से, उसकी सर्विस से। अगर एक शर्ट खरीद रहे हो तो शर्ट की क्वालिटी कैसे पता चलेगी, उसके क्लॉथ से, ठीक है। बट लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं हमारी क्वालिटी से तो हम कैसे बताएंगे हमारे काम की क्वालिटी अच्छी है। तो हम जो भी काम करेंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो वो लोग हमारा क्या रिव्यू करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बेसिस के ऊपर कंक्लूड करेंगे कि हमारी अश्योरेंस सर्विसेज सही है कि नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करने जैसा कौन सा है भाई, अश्योरेंस सर्विस। तो यहाँ पे हमारा जो भी काम है अश्योरेंस सर्विस रिव्यू की जा रही है, क्या नॉन अश्योरेंस सर्विस रिव्यू की जा रही है। अगर पब्लिक को याद हो तो दो तरीके की सर्विस होती है, एक होती है अश्योरेंस सर्विसेज और दूसरी हमारी होती है नॉन अश्योरेंस सर्विसेज। अगर तुम्हें याद हो, अगर हमारे बेसिक कंसेप्ट जहाँ पे हम लोग ने किए थे वहाँ पे हम लोग ने सीखा था कि भाई व्हाट इज़ अश्योरेंस, व्हाट इज़ नॉन अश्योरेंस। अगर मैं ऑडिट करता हूँ तो ये क्या है, अश्योरेंस। अगर मैं रिव्यू करता हूँ तो ये क्या है, अश्योरेंस। अगर मैं अश्योरेंस सर्विसेज दे रहा हूँ तो क्या है, वापस अश्योरेंस। बट अगर मैं रिलेटेड सर्विसेज दे रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, नॉन अश्योरेंस। इन द सिंपल लैंग्वेज, अगर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, अगर मैं अपना भरोसा दे रहा हूँ तो ये हो गई अश्योरेंस। बट अगर मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई भरोसा नहीं दे रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, नॉन अश्योरेंस। तो यहाँ पे हमारा जो पीयर रिव्यू है किसके साथ डील करता है, क्वालिटी ऑफ अश्योरेंस सर्विस। क्या हम नॉन अश्योरेंस सर्विस के साथ डील कर रहे हैं, नहीं। पर ये दोनों चीज़ों को, व्हाट इज टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड व्हाट इज अश्योरेंस सर्विस, हम आगे देखते हैं। स्कोप की बात करें तो यहाँ पे हमारा स्कोप क्या है, द स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू लेस डाउन द स्कोप। तो स्कोप में हमें क्या बोला गया है कि रिव्यूअर क्या क्या चेक करेगा। तो हम क्या बोलेंगे भाई, रिव्यूअर क्या क्या चेक करेगा, रिव्यूअर चेक करेगा QTDS। अरे रिव्यूअर क्या चेक करेगा भाई, QTDS। सबसे पहले Q से वो क्या चेक करेगा, क्वालिटी ऑफ द रिपोर्टिंग। अरे जो हमारा रिपोर्टिंग है क्या वो रिपोर्टिंग सही तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारा रिपोर्टिंग का क्वालिटी कैसे पता चलेगा, अरे रिपोर्टिंग का क्वालिटी, अरे क्या खाने क्या क्या खाने की क्वालिटी बतानी है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, क्या जो रिपोर्ट दिया गया है क्या अप्रोप्रिएट है। अरे जो सबूत है क्या ये सबूत के ऊपर कोई और ऑडिटर होता तो क्या उसका भी कंक्लूजन यही होता। तो उसके हिसाब से हमें क्या पता चलेगी, क्वालिटी। तो रिव्यूअर चेक करेगा क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग सही है कि नहीं। फिर बाद में T से वो क्या चेक करेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द स्टाफ including the article assistant and the audit assistant concerned with the assurance functions। तो वापस देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, assurance। नॉन अश्योरेंस से हमें कोई लेना देना है क्या, नहीं। ऑल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सिर्फ ऑफिस की बात नहीं कर रहे, तुम्हारे जो लैपटॉप्स कंप्यूटर्स आए, जो भी तुम्हें सॉफ्टवेयर चाहिए वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। अब अगर आज के डेट में तुम्हारे पास लैपटॉप्स कंप्यूटर्स नहीं दिया है तो ऑडिट कैसे करने वाला है, क्या मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है क्या वहाँ पे, नहीं। तो
तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या हम अपने आर्टिकल असिस्टेंट को या जो भी हमारा ऑडिट स्टाफ है क्या उसको अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दे रहे। पता चला कि भाई वो जब एग्जाम दे के आया था वो तो पढ़ के आया सर्विस टैक्स, अब जीएसटी आ गया, उसको हम लोग ने ज्ञान ही नहीं दिया। वो एग्जाम में पढ़ के आया था कारो 2016, अब आ गया जिंदगी में 2020, हमने उसको ट्रेनिंग नहीं दिया, तो क्या हमारी क्वालिटी अच्छी हो सकती है? नहीं। तो सबसे पहले हमने देखा क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, फिर क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है फॉर द स्टाफ, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी ज़रूरी है क्या वो हमारे पास है कि नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया हमारा टी। दूसरा हम टी से क्या बोलते हैं, कंप्लायंस विद द टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड। पर टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम टी से क्या बोले भाई, T1 से कंप्लायंस विद द टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड। T2 से हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है कि नहीं स्टाफ के लिए। फिर नेक्स्ट हम लोग डी से बोल रहे हैं D1, और ये क्या आ गया D2। D1 से हम बोल रहे हैं कि जो भी डायरेक्शंस है या गाइडलाइंस है, क्या जो भी डायरेक्शन है गाइडलाइंस है जो किसने इशू की है, काउंसिल ने, किसके लिए, मेंबर्स के लिए, इंक्लूडिंग द फीस चार्ज, कि कितनी हम फीस चार्ज कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ ऑडिट ले सकते हैं। अरे याद करो 30 ले सकते हैं इन कंपनीज एक्ट, ठीक है। ऑडिट हम कितने ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं। और अगर टैक्स ऑडिट की बात करें तो हम कितने ले सकते हैं, 60। तो कितने नंबर ऑफ ऑडिट ले सकते हैं। फिर रजिस्टर फॉर द अश्योरेंस एंगेजमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंड सच रिलेटेड रिकॉर्ड्स। फिर कंप्लायंस विद अगेन द डायरेक्शन और द गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल इन रिलेटिंग टू आर्टिकल असिस्टेंट, ऑडिट असिस्टेंट, उनका अटेंडेंस, उनका वर्क डायरी, उनका स्टाइपेंड और सच अदर रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो क्या आर्टिकल असिस्टेंट के रिलेटेड जो भी अपने को क्या दी हुई है डायरेक्शंस, क्या वो हम कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या बोला, क्यू से क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। T1 से हम क्या चेक करेंगे कि कंप्लायंस हो रहा है विद द टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड। T2 से हम बोल रहे हैं क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रही है फॉर द स्टाफ के नहीं हो रही है। D1 से हम बोल रहे हैं डायरेक्शन और द गाइडलाइंस, किसका डायरेक्शन या गाइडलाइंस, काउंसिल के, किसके बारे में, कि हम कितनी फीस चार्ज कर सकते हैं, कितने ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेकंड, कंप्लायंस विद द डायरेक्शन एंड गाइडलाइंस अगेन ऑफ द ICI, किसके रिलेटेड, आर्टिकल असिस्टेंट के रिलेटेड। एंड लास्टली हम एस से बोल रहे हैं द सिस्टम्स एंड द प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट द अश्योरेंस सर्विस। तो जो भी हमारे सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स है क्या वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें कौन देखेगा, हमारा रिव्यूअर। तो हमारे पीयर रिव्यू के स्कोप में क्या आ जाता है, QTDS। क्या आ जाता है, QTDS। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, पीयर रिव्यू जो होगा कब के लिए होगा, प्रीसीडिंग 3 years के लिए। द रिव्यू, the statement of the peer review aims to confine the scope of review to the preceding 3 years since it would establish the consistency or deviation in respect of the procedures followed। तो हम सिर्फ ये साल का क्वालिटी नहीं देखेंगे, हम preceding 3 साल की चीज़ें देख सकते हैं। तो स्कोप में क्या आ गया, कितने साल आ गए, 3 साल। अब हम लोग ने ऊपर बोला था कि भाई 2 चीज़ों के टर्म्स समझने हैं। एक हमें समझना है व्हाट इज़ अ टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड, दूसरा हमें समझना है व्हाट इज़ द अश्योरेंस सर्विसेज। तो अगर हम देखें तो व्हाट इज़ द टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे वो लोग ने क्या बोला है कि कौन से टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करना है। तो ये लोग बोलते हैं जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं किसने, ICAI ने, are applicable for other than companies, क्या for entities other than companies under the Companies Act। तो भाई जो भी स्टैंडर्ड ICAI ने इशू किए हैं, अगर कंपनीज को छोड़ के जो भी एंटिटीज है उनको क्या फॉलो करने पड़ेंगे, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो क्या हमें वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। सेकेंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो भाई अगर कोई कंपनी है तो कंपनीज एक्ट को क्या लगेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कहाँ पे प्रिस्क्राइब किए हुए अंडर 133 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन टू द इंस्टीट्यूट बाय नफरा। सो अर्थात सिंपल वर्ड्स में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 133 में है वो हमें आने चाहिए। फिर इंडेस, अरे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो वापस 133 के अंदर दिए हुए हैं, जो नफरा ने क्या किए हैं, रिकमेंड किए हैं, वो चीज़ें भी हमें आनी चाहिए। तो 3 चीज़ें आनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ICAI ने दिए हैं फॉर अदर देन कंपनीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 133 में दिए हुए हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, इंड एस जो 133 में दिए हुए हैं अंडर द कंपनीज एक्ट। तो ये पहले एक सिंगल पॉइंट हुआ करता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया है। फिर स्टैंडर्ड इशूड बाय द ICAI फॉर एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स।
तो एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड में क्या आ जाएगा, SA आ जाएगा, SAE आ जाएगा, SRE आ जाएगा, एंड द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड मतलब SQC1 आ जाएगा। फिर जो भी स्टेटमेंट्स ICAI ने दिया है, जो भी गाइडेंस नोट ICAI ने दी हुई है, जो भी SIA दैट इज स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, भले रिकमेंडरी भी क्यों नहीं है, वो हमें आने चाहिए। फिर जो भी गाइडलाइंस, नोटिफिकेशन, डायरेक्शन, अनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड इशूड बाय द काउंसिल फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो भी हमें आना चाहिए। तो ये 4 चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए। 5वां वो लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट, रिव्यू, अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंड फ्रेमवर्क फॉर द अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स भी हमें आने चाहिए। भले रिलेटेड सर्विस के ऊपर पीरियड रिव्यू नहीं होता है, बट लेकिन वो स्टैंडर्ड्स हमें आने चाहिए, इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। प्रोविजन ऑफ द रेलेवेंट स्टैट्यूट्स or rules or regulation which are applicable in the context of specific engagement being reviewed, including the instruction, guidelines, notification, directions by the regulatory bodies as covered in the scope of assurance engagement। तो अगर मैं एक बैंकिंग कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं, तो बैंकिंग कंपनी को जो भी लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि क्या होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, RBI एक्ट, ये सारे एक्ट का भी मेरे को क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो 6 चीजें बोली जो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड में आती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ICAI ने दिए है फॉर अदर देन कंपनीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 133 के अंदर लिखा हुआ है फॉर द कंपनीज एक्ट, इंड AS जो 133 के अंदर लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड्स जैसे कि एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, जो भी स्टेटमेंट्स ICAI ने दिए है, गाइडेंस नोट दिए है, SIA दिया हुआ है, गाइडलाइंस, नोटिफिकेशन, डायरेक्शंस, अनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो भी ICAI ने दिए हुए हैं। फिर जो भी फ्रेमवर्क दिया गया है ये सारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स के अंदर, वो सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। और उसको छोड़ के मेरे एंगेजमेंट को लगने वाले जो भी लॉज एंड रेगुलेशन है, वो सारे लॉज एंड रेगुलेशन का भी ज्ञान मेरे को होना चाहिए। तो टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर ये 6 चीज़ बोली हुई है। अब नेक्स्ट अश्योरेंस एंगेजमेंट, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने ऑब्जेक्टिव में क्या बोला था कि क्या इंक्लूडेड है, अश्योरेंस सर्विसेज। तो यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि अश्योरेंस सर्विसेज में क्या क्या नहीं आएगा। इन वेरी सिंपल टर्म्स तुम क्या याद रखोगे पता है, जहां पे ओपिनियन नहीं दे रहे हैं वो अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। अरे जहां जहां पे ओपिनियन नहीं दे रहे मतलब रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं, वो अश्योरेंस में नहीं आएगा। तो एज डिफाइंड इन द फ्रेमवर्क फॉर अश्योरेंस एंगेजमेंट इशूड बाय ICAI and as amended from time to time, assurance means an engagement in which the practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than responsible about the outcome of the evaluation। So अर्थात हम क्या बोल रहे हैं कि हम इसके ऊपर एक क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, कंक्लूजन, अर्थात हम इसके ऊपर एक क्या दे रहे हैं, हमारा ओपिनियन। तो जब भी हम ओपिनियन दे रहे हैं, इन शॉर्ट हम क्या दे रहे हैं, अश्योरेंस सर्विस। बट इट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर नहीं आएगी। क्या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंगेजमेंट आएगा, नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया, रिलेटेड सर्विस। अगर मैं बिफोर वेरियस अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज या कोई भी अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, नहीं। एंगेजमेंट टू प्रिपेयर द टैक्स रिटर्न्स और एडवाइजिंग क्लाइंट्स इन टैक्सेशन मैटर, तो मैं टैक्सेशन मैटर्स पे एडवाइस दे रहा हूँ, क्या मैं कोई ओपिनियन दे रहा हूँ कि उसके अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, नहीं। फॉर कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ कंपाइल करके दे रहा हूँ, क्या मैंने कोई भी ओपिनियन दिया। engagement to solely assist the client in preparing, compiling or collating informations other than financial statement, तो कोई other than financial statement के क्या compile करने के लिए services दे रहा हूँ। टेस्टिफाइंग एज एन एक्सपर्ट विटनेस, सी एज एन एक्सपर्ट विटनेस मैंने दिया है, क्या मैंने कहीं पे भी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कोई ओपिनियन दिया, नहीं। प्रोवाइडिंग द एक्सपर्ट ओपिनियन on the points of principles such as accounting standard or applicability of certain laws on the basis of the facts provided by the client। तो क्लाइंट ने जो फैक्ट्स दिए उसके ऊपर मैं सिर्फ क्या दे रहा हूँ, एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कोई भी चीज़ के ऊपर, क्या मैंने उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर दिया, नहीं। एंड एंगेजमेंट फॉर ड्यू डिलीजेंस, ड्यू डिलीजेंस तो हमारा पूरा चैप्टर है, आई होप पब्लिक ने वो किया हुआ है, तो ड्यू डिलीजेंस भी मैं कर रहा हूँ, तो क्या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पूछा जा रहा है कि भाई बताओ क्या हमें नाइका में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाई समझो कोई कंपनी आके मेरे को पूछती है कि क्या हम नाइका को टेक ओवर कर ले,
लेट अस से अमेजोन आके हमें पूछता है कि क्या नायका को टेक ओवर कर ले, तो अब मैं अमेजोन को सर्विसेज जो दे रहा हूँ ये क्या हो गया, ड्यू डिलिजेंस, कि क्या नायका में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उस कंपनी को अक्वायर करना चाहिए, इफ़ येस कितने में करना चाहिए, क्या हम कहीं पे भी नायका के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं, नहीं। तो इसे हम क्या कह देंगे, नॉन अश्योरेंस सर्विस। तो ये जो सारी सर्विसेज है क्या इसको हम अश्योरेंस कहेंगे, नहीं। और अगर ये अश्योरेंस नहीं है तो क्या ये हमारे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में आता है, क्या पीयर रिव्यू ये सारी सर्विस के लिए किया जाएगा, नहीं। तो हमारा पीयर रिव्यू किसके लिए होता है, अगर हम क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रिव्यू कर रहे हैं, और या तो हम क्या कर रहे हैं, कोई अश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हैं। क्या हमारा पीयर रिव्यू रिलेटेड सर्विसेज के लिए आता है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटेड सर्विस जहाँ पे हम कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर ये आता नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। तो हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, फिर बाद में हमने पढ़ा टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं एंड क्या क्या चीज़ें आती है अश्योरेंस एंगेजमेंट में। अब देखते हैं ये किसको एप्लीकेबल है। तो एवरी प्रैक्टिस यूनिट इंक्लूडिंग इट्स ब्रांचेस, तो भाई सिर्फ मेन नहीं ब्रांचेस को भी लगेगा, बेस्ड ऑन देयर कैटेगरीज एज डिटरमाइंड बिलो विल बी सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू। तो दो कैटेगरी में इसको बांटा गया है, एक है हमारा लेवल 1 और दूसरा हमारा आगे क्या आ जाएगा, लेवल 2। पहले हम देखते हैं कि लेवल 1 में कौन कौन आएगा। अब प्रैक्टिस यूनिट which has undertaken any of the under mentioned assurance services, तो नीचे लिखी हुई अगर ये assurance services में से तुमने कोई भी दिया है, नीचे कौन सी सर्विसेज लिखे हुए भाई, क्लैप फॉर पिन एंड फिन। तो भाई अगर समझो ये सर्विसेज में से तुमने कोई भी सर्विसेज दी हुई है तो तुम किधर क्लासिफाई हो जाओगे, लेवल 1 में। तो सबसे पहले स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, क्या स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर ऑफ बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। तो अगर तुम क्या हो, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, तुम क्या हो, SCA हो ऑफ बैंक या इंश्योरेंस कंपनी, तो तुम कहां पे क्लासिफाई हो जाओगे, एज ए लेवल 1 एंटिटी। या तुमने क्या किया है, स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है ऑफ स्टेट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या तो फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, या तो नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है। क्या तुमने ऐसी किसी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है जो क्या है, एक सेंट्रल या स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स पीएसयू क्या होता है, हम पीएसयू का पूरा चैप्टर कर चुके हैं। तो स्टेट ओन्ड है या सेंट्रल ओन्ड है फर्क नहीं पड़ता, बट अगर एक पीएसयू है या तो सेंट्रल कोऑपरेटिव है जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, या तो नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है, तूने उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है तो तू लेवल 1 में आ जाएगा। या तो स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है ऑफ द असेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑफ द म्यूचुअल फंड, तो अगर एक असेट मैनेजमेंट कंपनी का तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो लेवल 1 में आ जाएगा। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज हुज इक्विटी और डेट आर लिस्टेड इन इंडिया और अब्रॉड, तो भाई अगर एक लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट किया है, भले इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हो या डेट लिस्टेड हो, अगर तू लिस्टेड है इंडिया में या तो अब्रॉड में, तो तूने उसका ऑडिट किया हुआ है तो तू वापस कहां पे क्लासिफाई हो जाएगा, लेवल 1 में। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग ट्रस्ट विच आर कवर्ड अंडर पब्लिक इंटरेस्ट, तो अगर कोई भी कंपनी है जिसका ऑडिट हुआ है अंडर पब्लिक इंटरेस्ट और अगर तू उसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर था तो वापस कहां पे आ जाएगा, लेवल 1 में। स्टैट्यूटरी ऑडिट्स विच हैव रेज्ड फंड्स फ्रॉम पब्लिक और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और वे ऑफ डोनेशन कंट्रीब्यूशन ओवर 50 करोड़, तो हम लोग ने पैसा रेज किया है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कोई भी तरीके से 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का, अगर ऐसी किसी कंपनी का तूने स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है तो वहाँ पे क्लासिफाई हो जाएगा लेवल 1 में। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ हैविंग एंटिटीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ मोर देन 100 करोड़ और हैविंग अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 250 करोड़, तो कोई भी कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा है या जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ऐसी कंपनी का तूने ऑडिट किया है तो तू कहाँ पे आ जाएगा, लेवल 1 में। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज हैविंग फंडेड बाय सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स ओवर 50 करोड़, तो ऐसी कोई भी कंपनी है जिसमें फंडिंग किसने दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम के द्वारा 50 करोड़ से ज़्यादा, अगर ऐसी कंपनी का ऑडिट किया है तो लेवल 1 में आ जाएगा। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ NBFC हैविंग अ डिपॉजिट ऑफ 100 करोड़ और मोर, तो अगर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का डिपॉजिट आया है, ऐसी किसी NBFC का ऑडिट किया है तो क्या हो जाएगा, लेवल 1।
एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस। तो अगर इंड एस के हिसाब से तूने अपने अकाउंट्स बनाए हैं तो तू क्या हो जाएगा भाई, क्लासीफाई अंडर द लेवल 1। तो अगर एक बार मैं देखूँ तो सबसे पहले देखो सी से हम लोग ने क्या बोला, अगर किसका किया है तूने, सेंट्रल कोऑपरेटिव का, ठीक है, अगर उसका तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है जिसका टर्नओवर कितना था 250 करोड़ से ज़्यादा या तो नेटवर्थ 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो यहाँ पे लेवल 1 में। फिर बाद में अगर तू लिस्टेड था, क्या था, अगर लिस्टेड था तो भाई तू क्या हो जाएगा, लेवल 1 लिस्टेड एंटिटीज़ का अगर ऑडिट किया हुआ है। फिर असेट मैनेजमेंट कंपनी का ऑडिट किया है तो ए से क्या हो जाएगा तू वापस लेवल 1 में। फिर पी से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल या स्टेट जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का क्या किया है तूने स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो लेवल 1 में आ जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट हम लोग ने क्या बोला, पी से अगर कोई भी कंपनी का ऑडिट हुआ है अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आई से अगर इंड एस के हिसाब से हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एन से नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है या टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा। एफ से अगर फंड्स रेज किए हैं बैंक से, पब्लिक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ या उससे ज़्यादा तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर है सी, ये सेंट्रल स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर है एससी है, सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है, ऑफ बैंक्स या इंश्योरेंस तो भी यहाँ पे आ जाएगा। और लास्टली एन से हम क्या बोलते हैं, अगर किसी एनबीएफसी का ऑडिट किया है जिसका डिपॉजिट 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब लेवल 2 एंटिटी कौन से होगी, अब प्रैक्टिस यूनिट विच हैज़ अंडरटेकन द अंडर मेंशन अश्योरेंस सर्विसेज, तो तू कहाँ पे आ जाएगा, लेवल 2 में। अगर तूने स्टैट्यूटरी, इंटरनल, कंकरेंट, सिस्टम, टैक्स और डिपार्टमेंट किया है, सी यहाँ पे स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट नहीं बोला हुआ है, ठीक है। अगर तूने स्टैट्यूटरी किया हुआ है किसका, पब्लिक सेक्टर का, एनी बैंक का या इंश्योरेंस का, तो यहाँ पे आ जाएगा। बट स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट किया होता तो तू कहाँ पे आ जाता, लेवल 1 में। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एनबीएफसी नॉट कवर्ड इन L1 अबाउ, L1 में कौन था भाई, जिसका कितना था 100 करोड़ से ज़्यादा का क्या था, डिपॉजिट। बट अगर 100 करोड़ से कम का डिपॉजिट है तो तू कहाँ पे आ जाएगा, लेवल 2 में। फिर यूडिन्स जनरेटेड बाय प्रैक्टिस यूनिट मोर देन द स्पेसिफाइड नंबर, तो जितने स्पेसिफाइड नंबर है उससे ज़्यादा यूडिन जनरेट किए हैं तो तू कहाँ पे आ जाएगा, लेवल 2 में। एंड एनी अदर प्रैक्टिस यूनिट प्रोवाइडिंग सर्विसेज और अदर सर्विसेज नॉट कवर्ड इन 1, 2, 3 एंड अबव, तो ये ऊपर के 3 को छोड़ के अगर समझो भाई कहीं और आता है तो भी क्या आ जाएगा, तो ये ऊपर देखोगे तो क्या है भाई, सन, स्टैट्यूटरी, इंटरनल, कंकरेंट, सिस्टम, टैक्स और अदर डिपार्टमेंटल रिव्यूज ऑफ व्हाट, पीएसयू, बैंक्स या इंश्योरेंस। यू से क्या बोला हम लोग ने, यूडिन्स जनरेटेड मोर देन द प्रिस्क्राइब टाइम। और एन से एनबीएफसी जो ऊपर कवर्ड नहीं है, इसको छोड़ के भी अगर कोई यूनिट है तो वो कहाँ पे आ जाएगा, लेवल 2 में। तो ये हमने लेवल 1 में क्या पढ़ा, कौन आने वाला है, क्लैप फॉर फिन एंड पिन। और यहाँ पे क्या आने वाला है, टोटल यहाँ पे देखोगे लेवल 1 में कितने आए, 11। यहाँ पे शून्य में कितने आए, 3 प्लस क्या बोला, इसको छोड़ के भी अगर कोई है तो आ जाएगा, तो टोटल कितने हो गए भाई, 4। फिर उसके बाद स्पेशल केस अंडर रिव्यू, तो अगर बोर्ड को बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किसी से भी मिली हो, आईसीआई के पास मिली हो, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट या एनी अदर रेगुलेटरी के पास के मिली हो कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, तो उसका स्पेशल केस के अंदर क्या किया जा सकता है, रिव्यू। तो बोर्ड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम सेक्रेटरी आईसीआई, disciplinary directorate, any other regulatory which is in the opinion that the board requires special review of practice unit may conduct a special review। फिर कोई भी अगर प्रैक्टिस यूनिट ऊपर अगर नहीं है और वो स्वो मोटो क्या करवाना चाहता है, अपना पीयर रिव्यू, मतलब लेवल 1 में भी नहीं है, लेवल 2 में भी नहीं है, फिर भी वो चाहता है कि उसको क्या करवाना है, पीयर रिव्यू, तो वो किसको अपना रिक्वेस्ट दे देगा, बोर्ड को। और बोर्ड 30 डेज के अंदर डिसाइड करेगा कि भाई इसका पीयर रिव्यू करवाना है कि नहीं करवाना है। अगर हमारा क्लाइंट है, भले हम लेवल 1 और लेवल 2 में नहीं है, बट अगर हमारा क्लाइंट जो है, जो ऑडिटी है, वो चाहता है कि हमारे फर्म का क्या होना चाहिए, पीयर रिव्यू, तो वो क्लाइंट भी क्या कर सकता है, बोर्ड को एप्लीकेशन दे सकता है और बोर्ड 30 डेज के अंदर बताएगा कि इसका पीयर रिव्यू करेंगे कि नहीं। और ऊपर जो भी चीज़ दी गई है उसमें काउंसिल क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। ये जो क्राइटेरिया ऊपर दिए गए हैं काउंसिल क्या कर सकता है, मॉडिफाई। तो लेवल 1 में अपन ने 11 पढ़े, लेवल 2 में अपन ने 4 पढ़े। स्पेशल रिव्यू भी हो सकता है, अगर वो मोटो कहे तो हो सकता है, या एप्लीकेशन किसने दिया है, क्लाइंट ने दिया है तो हो सकता है, और ऊपर के क्राइटेरिया अगर बोर्ड चाहे तो मॉडिफाई कर सकता है।
पीरियोडिसिटी की बात करें तो भाई यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जो पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता था, अब ऊपर से क्या हो गया लेवल 1 एंड लेवल 2, तो पीरियोडिसिटी भी चेंज हो जाएगा। तो लेवल 1 प्रैक्टिस यूनिट को कितने में करवाना पड़ेगा, वंस इन 3 ईयर्स। लेवल 2 प्रैक्टिस यूनिट है तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, वंस इन 4 ईयर्स। हाउएवर इफ द बोर्ड so decides, otherwise at the request of the practice unit, the review of the peer review practice unit can be conducted at shorter intervals. See, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बट अगर हम क्या करना चाहे, पीरियड को कम करना चाहे, वंस इन 3 ईयर्स के बदले वंस इन 2 ईयर्स करना चाहे, तो हम बोर्ड को रिक्वेस्ट करेंगे, बोर्ड अप्रूव करेगा तो हो सकता है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि हम 3 ईयर्स के बदले 5 ईयर्स कर दे? नहीं। तो हम पीरियड को कम कर सकते हैं, बट पीरियड को बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। तो तू लेवल 1 एंटिटी है तो 3 साल में एक बार तो करना ही पड़ेगा। अगर तू लेवल 2 एंटिटी है तो तेरे को 4 साल में एटलीस्ट एक बार करना पड़ेगा। इंटरवल शॉर्टर हो सकता है बट लॉन्गर हो सकता नहीं है। तो ये हमने पढ़ा कि भाई एप्लीकेबिलिटी क्या है एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द पीयर रिव्यू। अब आता है हमारा पीयर रिव्यू बोर्ड। तो पीयर रिव्यू बोर्ड शैल बी कंस्टिट्यूटेड बाय द काउंसिल। बनाता कौन है? ये काउंसिल। कितने मेंबर्स होने चाहिए? 12 मेंबर्स होने चाहिए। कितने मेंबर्स होने चाहिए भाई? 12। तो 11 का टीम और एक एक्स्ट्रा ड्रिंक्स मैन। याद रखो कितने मेंबर्स होने चाहिए? 12। क्यों मैं ऐसे याद रखवा रहा हूँ? because जब हम क्वालिटी रिव्यू में जाएंगे वहां पे कितने की टीम होगी? 11। पर यहाँ पे हमारी कितनी होनी चाहिए भाई? 12। उसमें से नॉट लेस देन 50% शैल बी फ्रॉम द मेंबर्स अमॉन्ग्स द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। तो 50% से ज्यादा किसके मेंबर होंगे? काउंसिल के होंगे। तो अगर समझो मैं बोलूँ 12 में 50% से ज्यादा, मतलब 7 लोग तो किसके हो जाएंगे भाई? मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। अब बाकी के जो लोग होंगे नॉमिनेट कौन करेगा? काउंसिल। तो काउंसिल में नॉमिनेट मेंबर्स टू द बोर्ड फ्रॉम आउटसाइड बॉडीज, मतलब आईसीआई के काउंसिल के बाहर के लोग करेगा। कौन से एरिया से करेगा? जो प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स है, जिसकी इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा है, रेप्यूटेशन ज़्यादा है, फिर बाद में रेगुलेटरी अथॉरिटीज से है, कोई बैंकर है, कोई एकेडमिशियन है, कोई इकोनॉमिस्ट है। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसी में से, बट लेकिन कोई भी जगह से ये लोग नॉमिनेट करेंगे जिसको क्या किया जाए? अपॉइंट किया जाए। अब यहाँ पे जो भी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन होगा वो सिर्फ कौन हो सकते हैं? काउंसिल के मेंबर्स। देखो टोटल कितने लोग थे? 12। अब 12 में से 7 एटलीस्ट किसके होने चाहिए? काउंसिल के। अब ये 7 में से भी एक कौन होएगा भाई? चेयरपर्सन, और एक कौन होएगा? वाइस चेयरपर्सन। तो बचे कितने? 5। ठीक है, तो टोटल तो यहाँ पे इतने, ये एटलीस्ट बोला हुआ है, 7 से ज्यादा हो सकता है काउंसिल के, बट एटलीस्ट 7 तो क्या होने चाहिए हमारे? काउंसिल के मेंबर। उसी से में से क्या सिलेक्ट किया जाएगा? चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन। जो तो दूसरे लोग को अपॉइंट किया गया है, जो दूसरे 5 लोग हैं, क्या उसमें से चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन हो सकता है? नहीं। फिर अगर मैं बात करूं उनके टर्म की, कि भाई चलो अपॉइंट तो हो गए पर कब तक के मेहमान है, तो द टर्म ऑफ द 2/3 मेंबर्स शैल बी 3 years और एंड ऑफ द टर्म ऑफ द मेंबर इन द काउंसिल विच एवर इज अर्लियर। अरे ऑब्वियस सी बात है, लेट अस से एक मेंबर है जिसका काउंसिल के अंदर टेन्योर ही 2 साल का है। अब हमें क्या बोला है कि भाई यहाँ पे 50% से ज्यादा क्या होंगे? मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। अब तू मेंबर ही नहीं रहा काउंसिल का, तो तू क्या इस बोर्ड का हिस्सा रह सकता है? नहीं। तो ऐसे तो हम तेरे को कितने साल दे रहे? 3 years। बट लेकिन उसके पहले ही तू काउंसिल का मेंबर नहीं रहा, तो क्या अब इस बोर्ड का मेंबर रह सकता है? नहीं। तो इसलिए क्या बोला है? 3 years और द एंड ऑफ द टर्म ऑफ द काउंसिल विच एवर इज अर्लियर। तो मैक्सिमम 3 साल, पर उसके पहले ही तेरा काउंसिल का टर्म समाप्त हो गया, तो भाई पहले ही क्या कर देगा? ये बोर्ड से अलविदा कह के निकल जाएगा। और सच अदर पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम द टाइम टू टाइम। बट लेकिन जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन है वो एवरी ईयर क्या होंगे भाई? रोटेट होंगे। तो भाई तू भले बोर्ड का मेंबर 3 साल के रह सकता है, बट क्या तीनों 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक सेम बंदा चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन रहेगा? नहीं। वो हर साल हमें क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा। अगर कैजुअल वैकेंसी आती है तो कौन फिल करेगा? बोर्ड, मतलब पीयर रिव्यू बोर्ड करेगा। बट लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात देखो, अगर तू डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर है या तो डिसिप्लिनरी बोर्ड का मेंबर है, तो क्या तू यहाँ पे अपॉइंट हो सकता है? देन ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द बोर्ड, बिकॉज थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। बिकॉज डिसिप्लिनरी कमेटी, डिसिप्लिनरी बोर्ड काफी सारे क्या सुनता है भाई? सुलवाई सुनता है। तो अब तू वहां पे भी बैठा हुआ है, पीयर रिव्यू बोर्ड पे भी बैठा हुआ है, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तू थोड़ा बायस्ड हो जाएगा। इसलिए हमें क्या कर दिया गया है? मना कर दिया गया है कि अगर तू ये दोनों कमेटी का हिस्सा है तो इन दैट केस तू पीयर रिव्यू बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता। तो पहले हमें क्या बोला कि कितने मेंबर्स होंगे?
मैक्सिमम 12 से ज़्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं। जिसमें नॉट लेस देन 50% किसके होने चाहिए? काउंसिल के। अब काउंसिल ही बाकी के लोगों का नाम क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा। अब चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन सिर्फ वही हो सकते हैं जो काउंसिल के मेंबर्स है, बाहर वाले लोग हो सकते हैं क्या? नहीं। उनका टर्म कितना है? 2/3 ऑफ द मेंबर्स का टर्म कितना है? 3 ईयर्स। बट लेकिन उसका काउंसिल का ही टर्म पहले समाप्त हो गया, तो भाई पहले अलविदा कह के निकल जाएगा। चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन क्या 3 साल के लिए रह सकते हैं? नहीं। वो हम हर साल क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। कैजुअल वैकेंसी होएगा तो कौन फिल करेगा? बोर्ड करेगा। बट लेकिन अगर तू डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर है या डिसिप्लिनरी बोर्ड का मेंबर है तो तू मेंबर ऑफ द पीयर रिव्यू बोर्ड बन सकता नहीं है। अच्छा, वो लोग को कितनी बार मीटिंग करनी पड़ेगी? तो नो बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग अनलेस देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ 1/3 मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, तो नॉट लेस देन 3 मेंबर्स। तो ये हमें इन अ वे क्या दिया हुआ है? कोरम। ठीक है, ये हमें इन अ वे क्या दिया हुआ है? कोरम के कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, तो एटलीस्ट कितने प्रेजेंट होने चाहिए? 1/3, बट नॉट लेस देन 3। सी 12 का 1/3 अगर मैं करूंगा तो 1/3 कितना हो जाता है? 4। पर ये लोग बोलते हैं ठीक है चलो 4 के बदले एटलीस्ट कितने होने चाहिए? 3। तो 3 लोग तो होने ही चाहिए। अब इस 3 में से भी एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए? चेयरपर्सन, या तो एक क्या होना चाहिए? वाइस चेयरपर्सन। तो इंक्लूडिंग अ चेयरमैन और इन हिज एब्सेंस द वाइस चेयरपर्सन। तो 3 लोग एटलीस्ट होने चाहिए। 3 में से भी एक क्या होना चाहिए? चेयरपर्सन। चेयरपर्सन नहीं है तो वाइस चेयरपर्सन। क्या इसके बिना क्या यहाँ पे हमारी मीटिंग आगे बढ़ेगी क्या? नहीं। तो भाई इतना तो कोरम हमारा होना ही चाहिए विद इन हाफ एन आवर ऑफ द टाइम फिक्स फॉर द मीटिंग। तो भाई क्या ये लोग के पास दुनिया भर का टाइम है? तो अगर टाइम डिसाइड किया गया था 11 AM, 11:30 तक वो लोग रुकेंगे। अगर इतना कोरम हुआ तो बात आगे बढ़ाएंगे, बट नहीं हुआ तो ये मीटिंग हमारी क्या हो जाएगी भाई? अडजर्न हो जाएगी। बट लेकिन क्या ये वो लॉ जैसा है कि टू द सेम टाइम सेम डेज इन द नेक्स्ट वीक? ऐसा सब नहीं। टाइम, डेट, प्लेस कौन फिक्स करेगा? चेयरपर्सन। बट अगर उस मीटिंग में चेयरपर्सन नहीं था, वाइस चेयरपर्सन था, तो वो वाइस चेयरपर्सन डिसाइड करेगा कि कब हमारी मीटिंग अडजर्न होने वाली है। तो वापस एक बार, कितने लोग चाहिए? 1/3। 1/3 नहीं तो एटलीस्ट कितने चाहिए? 3। 3 में से एक बंदा कौन होना चाहिए? चेयरपर्सन। चेयरपर्सन नहीं है तो वाइस चेयरपर्सन। अगर आधे घंटे के अंदर मीटिंग में ये कोरम नहीं हुई तो अडजर्न कर दिया जाएगा। डेट, टाइम और प्लेस कौन डिसाइड करेगा? वो 3 में अगर एक चेयरपर्सन था तो वो चेयरपर्सन, चेयरपर्सन के बदले वाइस चेयरपर्सन था तो वाइस चेयरपर्सन करेगा। तो बोर्ड शैल मीट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजैक्शन, हाउएवर एटलीस्ट वन मीटिंग शैल बी हेल्ड इन एवरी कैलेंडर क्वार्टर। तो हर क्वार्टर में एटलीस्ट एक बार मिलने चाहिए, मतलब साल भर में एटलीस्ट कितने बार मिलने चाहिए? 4 बार। तो बोर्ड शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू द काउंसिल प्रायर टू द डेट ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ द काउंसिल। तो हम काउंसिल को क्या कर देंगे? पूरा रिपोर्ट सबमिट कर देंगे मीटिंग करने से पहले। तो यहाँ पे हमने पीयर रिव्यू वर्ड में बोला कितने मेंबर्स होने चाहिए, कौन नॉमिनेट करेगा, उनका टर्म क्या होगा, कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा, हमारा कोरम क्या होना चाहिए, और हम क्या कर देंगे? काउंसिल को क्या कर देंगे? पहले ही हमारा ये रिपोर्ट दे देंगे। तो ये हमारा क्या था? पीयर रिव्यू बोर्ड। अब कौन एलिजिबल है टू बी अ रिव्यूअर? तो पीयर रिव्यूअर शल, अगर समझो तो वो प्रैक्टिस में है तो उसके पास एटलीस्ट 7 साल का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट। तो भाई उसके पास क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 7 साल का एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट। अगर वो क्या है? इंडस्ट्री से प्रैक्टिस में आए। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी सीनियर लोग पहले कहाँ पे थे? इंडस्ट्री में थे, फिर उसके बाद वो कहाँ पे आए? प्रैक्टिस में। अब उनको बोला कि भाई 7 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस लेके आओ, तो वो थोड़ा उनके लिए हार्श हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या बोला है? ही शुड हैव एट लीस्ट 10 years ऑफ ऑडिट एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में भी रह के उसने क्या किया था? ऑडिट। तो उसके पास इंडस्ट्री में ऑडिट का नॉन ऑडिट एक्सपीरियंस से हमें कोई लेना देना नहीं है। 10 साल का ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द इंडस्ट्री एंड एट लीस्ट 3 साल का ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रैक्टिस। सी दिस इज एन एंड कंडीशन। अरे और नहीं है, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट इन इंडस्ट्री, और साथ ही साथ तेरे पास एटलीस्ट 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रैक्टिस। तो अगर तू प्रैक्टिस में ही है तो 7 साल का एक्सपीरियंस लेके ऑडिट का बस हो गया। अगर तू इंडस्ट्री से प्रैक्टिस में आया है तो वी अंडरस्टैंड 7 years शायद तेरे पास नहीं होंगे, बट लेकिन ऑडिट एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री कितना होना चाहिए? 10 साल, और प्रैक्टिस में कितना होना चाहिए तेरे पास? 3 साल। should have undergone the requisite training and cleared the requisite test for peer review।
तो तूने जो ट्रेनिंग बोर्ड कहता है वो ट्रेनिंग भी की हुई है एंड जो भी टेस्ट देनी थी वो टेस्ट भी दी है, तब जाके तू क्या हो सकता है, एक पीयर रिव्यूअर। अगर हम तेरे को एज अ पीयर रिव्यूअर अपॉइंट कर रहे हैं तो तू हमें क्या क्या देगा, अ डिक्लेरेशन एज प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड एट द टाइम ऑफ एम्पैनलमेंट। तो जब हम एम्पैनल करेंगे तो तेरे को एक डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे, वो डिक्लेरेशन दे देगा। साथ ही साथ अ डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट भी दे देगा। बिकॉज देख तू जाके क्या करने वाला है, दूसरे एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का वर्क रिव्यू करने वाला है। अब हम खुद क्या है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो होता है, वी आर बाउंड बाय कॉन्फिडेंशियलिटी। तो जो मेरा रिव्यू कर रहा है ही शुड ऑल्सो बी बाउंड बाय कॉन्फिडेंशियलिटी। पता चला ये सारी इंफॉर्मेशन उसने मिसयूज कर ली तो उसे भी क्या देना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो पहले जो डिक्लेरेशन एट द एम्पैनलमेंट दिया वो, और साथ ही साथ डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अब कौन सा बंदा ऐसा है हु इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ रिव्यूअर। कौन एलिजिबल है, जिसके पास प्रैक्टिस है का 7 साल का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री से प्रैक्टिस में आए तो 10 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, 3 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग कंप्लीट की है और टेस्ट दी है। बट लेकिन इसके बावजूद कौन ऐसा बंदा है जो यहाँ पे तो पीयर रिव्यू बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। सबसे पहले तेरे खुद के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन है, पेंडिंग है। अब तेरे ऊपर ही कोई ना कोई मुकदमा चल रहा है तो भाई क्या तू एक पीयर रिव्यूअर बन सकता है। पर लेकिन यहाँ पे देखो, अगर पेंडिंग भी है तो भी क्या यहाँ पे हम लोग ने वर्ड यूज किया कन्विक्टेड, नहीं। तो भाई तू कन्विक्ट हुआ कि नहीं हुआ हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, तेरे प्रोसीडिंग्स भी पेंडिंग है तो हमें तेरे ऊपर शक है। जब तेरा खुद का काम ढंग से नहीं चल रहा है, तेरे खुद के ऊपर प्रोसीडिंग चल रही है, तो दूसरे किसी का काम क्या ही रिव्यू करेगा भाई। तो इसलिए तेरे को मना कर दिया गया है। ही हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। अरे क्या पब्लिक को याद है प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट होता था प्रोफेशनल एथिक्स में। तो तू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए या अदर मिसकंडक्ट के लिए पकड़ा गया बाय द काउंसिल, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी कमेटी तो नहीं। तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या बोला था, पेंडिंग है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, फाउंड गिल्टी। मतलब यहाँ पे क्या हो चुका है, तू कन्विक्ट। अरे भाई पेंडिंग था तब तेरे को पीयर रिव्यू नहीं करने दिया, अब जब तू कन्विक्ट हो चुका है तो बात ही खत्म हो गई। नेक्स्ट, ही हैज बीन कन्विक्टेड, अगेन क्या बोला भाई, कन्विक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट विद इन और आउटसाइड इंडिया फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड एंड पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। तो भाई काउंसिल ने पकड़ा, जाने दे कोई भी कोर्ट ने, इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया में हो, तेरे को मॉरल टर्पिट्यूड के लिए पकड़ा और जेल में डाला गया तो भाई तेरी नीयत के ऊपर ही शक है हमें। तो भाई क्या तू यहाँ पे पीयर रिव्यू कर पाएगा, नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल। He or any of his partner has any obligation or conflict of interest in the practice unit। तो अगर मेरा या मेरे पार्टनर का अगर वहां पे इंटरेस्ट है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या ऑब्लिगेशन है, मैंने उनसे उधारी ली हुई है, उनसे मेरे को काम मिल रहा है, तो क्या मैं उनका पीयर रिव्यू कर पाऊंगा, नहीं। ही हैज गॉन अंडरगॉन ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप, क्या ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप अंडर एनी ऑफ द पार्टनर ऑफ द प्रैक्टिस यूनिट। अरे भाई जो प्रैक्टिस यूनिट है उसका जो पार्टनर है उसी के अंडर मैंने क्या की थी, इंटर्नशिप। अरे सालों हो गए उसको। अरे क्यों सालों हो गए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं एलिजिबली कब हुआ, जब मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस था, या तो फिर इंडस्ट्री से आया था 10 साल का एंड 3 साल का मतलब 13 साल का। तो भाई बहुत सालों पहले किया था, बट लेकिन भाई मेरे प्रिंसिपल है, उन्हीं के पास मैंने क्या किया था, आर्टिकलशिप। उनकी बदौलत आज मैं क्या बनाऊँ भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। भले उनको गाली दे दे के, बट लेकिन उन्हीं के बदौलत मैं बनाऊँ, उन्हीं के पास चीज़ें सिखाऊँ। अब क्या उनके बारे में मैं बताऊँगा क्या क्या उनका काम सही से नहीं हो रहा है, नहीं। इसलिए क्या बोल दिया कि अगर उनके अंडर तूने कभी भी आर्टिकलशिप की हुई है तो क्या तू उनका पीयर रिव्यू कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये सारे केसेस में तू पीयर रिव्यू नहीं कर सकता जब तेरे ऊपर क्या है भाई, कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, ठीक है। यू हैव बीन फाउंड व्हाट, गिल्टी। क्या यू हैव बीन फाउंड गिल्टी, पेंडिंग है तो भी नहीं, गिल्टी है तो बात ही खत्म। देन यू आर कन्विक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इंडिया में या आउटसाइड इंडिया मॉरल टर्पिट्यूड के लिए और पनिश किया गया है विद इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल में डाला गया है। फिर तेरा ऑब्लिगेशन है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और लास्टली तूने क्या किया है, उनके पास कोई आर्टिकलशिप की है तो नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई, डॉग एसी, ठीक है। तो भाई डॉग एसी वाले बंदे क्या यहाँ पे पीयर रिव्यू कर सकते हैं, पीयर रिव्यू नहीं कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अ रिव्यूअर शैल नॉट एक्सेप्ट any professional assignment from the practice unit for a period of next 2 years from the date of appointment। तो मैंने उसका पीयर रिव्यू कर दिया, उसके बाद आने वाले 2 साल तक क्या उसके पास मैं कोई भी असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकता हूं, नो।
Further, he should have not accepted any professional assignment from the practice unit for a period of 2 years before the appointment as a reviewer. तो 2 साल बाद में भी नहीं, 2 साल पहले भी नहीं. क्या 2 साल बाद में भी नहीं और 2 साल पहले भी नहीं? क्या मैं यहाँ पे काम पहले एक्सेप्ट कर सकता हूँ? नहीं. क्या बाद में कर सकता हूँ? नहीं. यहाँ पे समवेयर वो लोग क्या बोल रहे हैं पता है, कि तेरे नियत के ऊपर हमें शक हो जाएगा, हमें तेरी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर शक हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिस यूनिट क्या कहता है कि भाई लिख दे रिपोर्ट में, सब कुछ सही है. मैं तेरे को क्या करेगा, 2-4 क्लाइंट मैं भेज देगा, 2-4 असाइनमेंट मैं तेरे को रेफर कर देगा. तो भाई तू क्या कर दे, रिव्यू दे दे. अच्छा, तो अब समवेयर मेरी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. इसलिए मेरे को क्या बोला है, आने वाले 2 साल तक इनके पास से काम एक्सेप्ट नहीं कर सकता. अच्छा, पहले भी नहीं किया होना चाहिए, कुछ अगर पहले मैंने उसके पास से काम एक्सेप्ट किया है तो वो मेरे को क्या बोलेगा, देख तेरे को इतना काम दिया था ना, तो भाई तू मेरा रिव्यू अच्छा दे दे. तो ना तो पहले किया होना चाहिए, ना तो बाद में, क्योंकि इसके वजह से क्या अफेक्ट होती है मेरी ऑब्जेक्टिविटी. तो इसलिए भाई मैं यहाँ पे पीयर रिव्यू कर सकता नहीं हूँ. तो ना तो पहले 2 साल, ना तो बाद में 2 साल, उसके आसपास से मैं काम ले सकता नहीं हूँ. बिकॉज अगर तुम्हें प्रोफेशनल एथिक्स याद हो तो हमने क्या बोला था कि अगर दूसरा कोई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है तो उसके पास से तू काम मांग सकता है, पर लेकिन क्या इस केस में तू मांग सकता है? नहीं. तो अगर तू पीयर रिव्यू कर रहा है उसका, तो 2 साल पहले नहीं लिया होना चाहिए और 2 साल बाद नहीं. 2 साल के बाद अगर तू उसके पास से कुछ काम लेना चाहे तो ले सकता है, यू आर फ्री टू टेक. तो ये क्या था कि कौन एलिजिबल है टू बी अ पीयर रिव्यू. अब हम यहाँ पे पीयर रिव्यू करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, एक क्वालिफाइड असिस्टेंट. तो द रिव्यूअर मे यूज द हेल्प ऑफ अ क्वालिफाइड असिस्टेंट व्हाइल कैरिंग आउट द पीयर रिव्यू. तो बोर्ड ने यहाँ पे क्या क्लैरिफाई किया है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक असिस्टेंट का काम यूज कर सकते हैं. तो क्या मल्टीपल असिस्टेंट हम यूज कर सकते हैं? नहीं. तो पीयर रिव्यूअर को एक असिस्टेंट का भाई क्या दिया जाएगा, सहायता ले सकता है, जो क्या होना चाहिए, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. अरे मतलब क्या तेरे एक आर्टिकल असिस्टेंट का जो अब तक सीए नहीं बना, क्या उसका काम यूज कर सकता है? क्या दूसरा कोई बंदा जो सीए नहीं है, क्या उसका काम यूज कर सकता है? नहीं. तो क्या होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हु डज नॉट अट्रैक्ट एनी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 8 and 21 ऑफ द सीए एक्ट. तो इसी बंदे का तू क्या कर सकता है, काम यूज कर सकता है एज एन असिस्टेंट. अब जो भी असिस्टेंट का तू काम यूज कर रहा है, तेरी ये जिम्मेदारी है कि तू ये बोर्ड को भी बता दे, पीयर रिव्यू बोर्ड को, एंड प्रैक्टिस यूनिट को भी क्या कर दे भाई, बता दे. तो भाई काम शुरू करने के पहले तू दोनों को इंटीमेट कर देगा, बोर्ड को एंड प्रैक्टिस यूनिट को, कि भाई ऐसे मैं किसी और का काम यूज कर रहा हूं. Such qualified assistant will also have to sign the declaration of confidentiality. पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे हम जो confidentiality की बात कर रहे हैं, ये किसको देना पड़ेगा, qualified assistant को भी देना पड़ेगा. Third, last point, he should have no interference either with the practice unit or the board. तो वो सिर्फ और सिर्फ जो qualified assistant है, किसके साथ बातचीत करेगा, सिर्फ और सिर्फ पीयर रिव्यूअर के साथ. ना तो वो प्रैक्टिस यूनिट के साथ कोई चर्चा कर सकता है डायरेक्टली, ना तो बोर्ड के साथ कर सकता है. वो सिर्फ और सिर्फ अपना असिस्टेंस पीयर रिव्यूअर को देगा. Further, the person choosing for assisting the reviewer, very important, shall be from the firm of the reviewer as a partner or paid assistant as per the record of ICI. अरे मतलब व्यवहार का कोई बंदा ला सकता है? नहीं. वो बंदा क्या होना चाहिए, या तो तेरा पार्टनर होना चाहिए या तो तेरा पेड असिस्टेंट होना चाहिए. तो रिव्यूअर के फर्म का बंदा ही होना चाहिए. क्या बाहर का कोई बंदा आके यहाँ पे कर सकता है? नहीं. तो वो किसका बंदा होना चाहिए, रिव्यूअर के फर्म का बंदा. नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी. तो स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी शैल बी मेंटेन बाय ऑल दोज इन्वॉल्व इन द पीयर रिव्यू. ऑब्वियस सी बात है यार, बिकॉज हमारे ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो जो हमारा रिव्यू कर रहा है उसे भी क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी. तो ऑल पर्सन गवर्न बाय द सीक्रेसी प्रोविजन shall at time preserve and aid in preserving with regard to the matter in the performance or assisting in the performance function directly or indirectly the conduct of peer review. तो peer review process में जितने भी लोग involved है, सबको क्या रखना पड़ेगा, confidentiality रखनी पड़ेगी. Reviewer shall not make use of or disclose the contents of the peer review or any confidential information about the process of peer review. Non-compliance of the secrecy provision in the above clause shall amount to professional misconduct as defined under section 22 of the Chartered Accountants Act. तो अगर यहाँ पे भी तुमने कॉन्फिडेंशियलिटी का उल्लंघन किया तो तू सेक्शन 22 के अंदर जाएगा. अब जो भी डिक्लेरेशन है कौन कौन करेगा भाई, पीयर रिव्यूअर करेगा, उसका क्वालिफाइड असिस्टेंट भी करेगा, ये भी आप लोग ने बोला था, और ये किसको दे देंगे, हम लोग बोर्ड को दे देंगे. तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड शैल ऑल्सो साइन
a declaration of confidentiality in a manner as may be prescribed by the board। तो peer review board के याद करो जो 12 मेंबर थे वो लोग को भी क्या साइन करना पड़ेगा, confidentiality। तो रिव्यूअर तो करेगा, क्वालिफाइड असिस्टेंट भी करेगा और जितने भी मेंबर्स है वो भी करेंगे जो जैसे बोर्ड कहेगा वैसे। तो हमें क्या रखनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंशियलिटी। अब ये जो असिस्टेंट वाला पॉइंट है यहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, फिर एक ही असिस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, उसे भी क्या देना पड़ेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी। और मेनली वो क्या होना चाहिए, हमारे ही जो रिव्यूअर है उसी के फर्म का क्या होना चाहिए, पार्टनर होना चाहिए, या तो पेड असिस्टेंट। कोई एरा गेरा बाहर का बंदा हम लेके आ सकते नहीं है। तो ये हमारा क्या था, कौन क्वालिफाइड असिस्टेंट हो सकता है और हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। अब बढ़ते हैं आगे विद द पीयर रिव्यू प्रोसेस। तो अब ये पीयर रिव्यू को पूरे 4 हिस्सों में बांटा गया है प्रोसेस को। पहले एक सिलेक्शन ऑफ द प्रैक्टिस यूनिट एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिव्यूअर, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ द प्रैक्टिस यूनिट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर। तो सबसे पहले भाई जिस प्रैक्टिस यूनिट का हम रिव्यू करने वाले हैं उसको हम क्या कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे भाई। ठीक है, क्या कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे कि तेरा क्या होने वाला है, पीयर रिव्यू होने वाला है। फिर उसको एक डिटेल डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनर भेज देंगे जो हम उसे बोलेंगे कि भाई 7 दिन के अंदर भर के दे दे। तो जो भी हमें सवाल चाहिए XYZ चीज़ें सारी चीज़ें मांगेंगे। इस क्वेश्चनर के बेसिस के ऊपर बोर्ड उसे क्या रिकमेंड करेगा, 3 रिव्यूअर का नाम जो तेरा क्या कर सकता है, पीयर रिव्यू। तो इसलिए पहले हम उसके पास से डिटेल क्वेश्चनर मांग रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर बोर्ड क्या सिलेक्ट करेगा भाई, 3 पीयर रिव्यूअर। फिर उसके बाद ये जो 3 रिव्यूअर है उसका नाम हम किसको रिकमेंड कर देंगे, प्रैक्टिस यूनिट को। अब प्रैक्टिस यूनिट क्या करेगा, ये 3 रिव्यूअर में से कोई भी एक को सिलेक्ट करेगा, कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। तो जैसे उसको 3 नाम मिले उसके 7 दिन के अंदर, देखो पहले डिटेल क्वेश्चनर मिला था, वो डिटेल क्वेश्चनर को भरने के लिए कितने दिन गए, 7 दिन। फिर उसके बाद उसको 3 रिव्यूअर का नाम मिला, उसके बाद वापस उसको क्या मिलेंगे, 7 दिन टू सिलेक्ट 1। ठीक है, अब जो भी रिव्यूअर आएगा बोर्ड क्या करेगा, उस रिव्यूअर को भी क्या कर देगा, इंटीमेट कर देगा और उसके पास से कंसेंट मांगेगा। अब इसके लिए भी कितने दिन दिए गए हैं, 7 दिन। अरे इसके लिए भी कितने दिन दिए गए हैं भाई, 7 दिन। तो ये हमारा क्या हुआ, सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिस यूनिट एंड रिव्यूअर। तो एक बार स्टेज 1 देखते हैं। पहले हमने क्या किया, नोटिफाई किया प्रैक्टिस यूनिट को, फिर उसको बोल दिया भाई डिटेल क्वेश्चनर भर के दे दे बोर्ड को, कितने दिन के अंदर, 7 दिन। फिर उसको 3 रिव्यूअर का नाम दे दिया गया, उसमें से वो एक रिव्यूअर का नाम सेलेक्ट करेगा, कितने दिन के अंदर, वापस 7 दिन के अंदर। 3 रिव्यूअर का नाम दे देगा, 3 रिव्यूअर में से एक जो सिलेक्ट किया, बोर्ड क्या करेगा, उस रिव्यूअर के पास जाएगा और अब उसका कंसेंट लेगा कि भाई तू पीयर रिव्यू करेगा कि नहीं। इसके लिए वापस कितने दिन दिए गए, 7 दिन। तो इफेक्टिवली ये जो पहला प्रोसेस है उधर 7-7-7 करके ऑलमोस्ट कितने दिन दे गए हैं, 21 डेज। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला स्टेज, दैट इज सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिस यूनिट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द रिव्यूअर। अब आता है हमारा प्लानिंग स्टेज। तो इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड बाय द प्रैक्टिस यूनिट। तो हम लोग ने उसको बता दिया था कि भाई पूरा क्या दे दे, डिटेल क्वेश्चनर भर के सारी चीजें दे दे। तो ऑन द इंटीमेशन बाय द बोर्ड of the reviewer's consent, the practice unit shall within 2 days provide the copy of completed filled duly questionnaire earlier submitted to the board to the reviewer। तो अब ये यहाँ पे हम ऑलरेडी ये क्वेश्चनर किसको पहले दे चुके थे, बोर्ड को। अरे ये जो क्वेश्चनर है ये किसको दे चुके थे, बोर्ड को। अब 2 दिन के अंदर ये सेम क्वेश्चनर हमें किसको दे देना है, रिव्यूअर। अरे ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, ऑलरेडी ये सारी चीज़ हम दे चुके हैं बोर्ड को, वही सेम चीज़ अब हमें किसको फॉरवर्ड करनी है, रिव्यूअर को। तो यहाँ पे 2 दिन सफिशिएंट है, यस। फिर बाद में क्या क्या दे देंगे, डिटेल्स ऑफ द पेंडिंग प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रैक्टिस यूनिट और एनी ऑफ इट्स पार्टनर। तो अगर उनके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है, उनके ऊपर, उनके पार्टनर के ऊपर, उनके क्वालिफाइड असिस्टेंट, कोई भी जगह पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोफेशनल एथिक्स में, कहीं पे भी, रेगुलेटरी, मॉनिटरी, एनफोर्समेंट बॉडीज रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिगेशन और एलिगेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ attestation function by them during the preceding 3 financial years or preceding the period of review or any time thereafter till the submission of the duly filled questionnaire। तो अर्थात तूने ये क्वेश्चनर भर के दिया तब तक तेरे ऊपर कोई भी पेंडिंग प्रोसीडिंग है तो भाई हमको बता दे। तो पहले वाले 3 साल से लेके अब तक तेरे ऊपर या तेरे पार्टनर के ऊपर या तेरे क्वालिफाइड असिस्टेंट के ऊपर भी अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स है तो हमें बता दे। फिर बाद में यहाँ पे पीयर रिव्यू बोर्ड क्या करेगा,
थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो उनको चाहिए रहेगी वो जाके किसके पास से लेंगे, यूनियन डायरेक्टोरेट के पास से, और ये सेम इन्फॉर्मेशन किसको दे देंगे भाई, रिव्यूअर को। तो अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वो लोग किसके पास से ले रहे हैं, एक पीयर रिव्यू बोर्ड से। किससे ले रहे हैं भाई, पीयर रिव्यू बोर्ड से। तो यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो स्टेज 2 में हम लोग ने क्या किया, देखो हम लोग ने उसको बोला कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन ड्यूली फिल्ड क्वेश्चन है मैं तूने किसको दी हुई है, वो कितने दिन में दे दे, 2 दिन के। फिर उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन पीयर रिव्यू बोर्ड को चाहिए था वो पीयर रिव्यू बोर्ड कहाँ से ले सकता है, यूनियन डायरेक्टोरेट के पास से ले सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोला, सिलेक्शन ऑफ द सैंपल बाय द रिव्यूअर। तो अब जो रिव्यूअर है, इतने सारे अश्योरेंस सर्विसेज है, अब सारे अश्योरेंस सर्विसेज का तो वो रिव्यू नहीं करने वाला है, तो उसमें से एक सैंपल सेलेक्ट करेगा, कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। तो जैसे ऊपर उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिली उसमें से वो सिलेक्ट करेगा कि कौन सी अश्योरेंस सर्विसेज का वो रिव्यू करने वाला है, और साथ ही साथ ये किसको इंटीमेट कर देगा, प्रैक्टिस यूनिट को, कि ये सर्विसेज का मैं क्या करने वाला हूँ, पीयर रिव्यू। उसको अगर लगता है कि भाई उसको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन प्रैक्टिस यूनिट के पास से मांग सकता है। फिर रिव्यूअर क्या करेगा, एक ऑन साइट रिव्यू प्लान करेगा, ठीक है, वहां पे जाके उसको फेस टू फेस मिलेगा। बट लेकिन रिव्यूअर प्रैक्टिस यूनिट को एटलीस्ट 5 दिन की मोहलत देगा। अरे 5 दिन के पहले क्या करेगा भाई, बता देगा कि मैं आने वाला हूं यहाँ पे ऑन साइट विजिट के लिए, तो जो भी सिलेक्टेड अश्योरेंस सर्विसेज है जो मैंने ऊपर यहाँ पे बताई थी, अरे यहाँ पे मैंने ऊपर एक सैंपल सिलेक्ट किया था, तो इसके जो भी रिकॉर्ड्स है आप कृपया करके रेडी रखें। तो ऐसा नहीं कि रातों रात बोल दिया कि मैं कल आ रहा हूँ, उसको एटलीस्ट 5 दिन की मोहलत दे दो कि वो सारे रिकॉर्ड्स को, सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखे। अब यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं कि जो पीयर रिव्यूअर है और प्रैक्टिस यूनिट है, दोनों को म्यूचुअली कोऑपरेट करके ट्राई करना चाहिए कि पूरा का पूरा पीयर रिव्यू प्रोसेस जो है कितने दिन के अंदर समाप्त हो जाए, 60 डेज। 60 डेज कब से, जहाँ पे अपन ने ऊपर स्टेज 1 में नोटिफाई किया था ना, वहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग ने जहाँ पे नोटिफाई किया था, यहाँ से 60 डेज के अंदर वो लोग क्या कह रहे हैं कि पूरा का पूरा रिव्यू प्रोसेस समाप्त करो। बिकॉज भाई तुम्हारा पीयर रिव्यूअर का एज वेल एज प्रैक्टिस यूनिट का क्या मेन काम सिर्फ रिव्यू करवाते बैठता है, नहीं, तुम्हारा मेन धंधे के ऊपर ध्यान दो। तो ये पूरे प्रोसेस को 60 दिन के अंदर स्टार्ट टू एंड फिनिश करो, सो तुम अपने नॉर्मल धंधे के ऊपर ध्यान दे सको। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, यूनियन डायरेक्टोरेट के पास से लिया, फिर सिलेक्शन किया उस सैंपल का, कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। फिर उसने क्या प्लान किया भाई, एक ऑन साइट रिव्यू। तो एटलीस्ट वो लोग को कितने दिन पहले बता देना पड़ेगा, 5 दिन पहले बता देना पड़ेगा। और पूरा जो पीयर रिव्यू प्रोसेस है स्टार्ट से लेके एंड तक वो लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअली कोऑपरेट करके कितने दिन के अंदर समाप्त करो, 60 डेज के अंदर। ये हमारा क्या था, प्लानिंग स्टेज। तो ये हम लोग ने क्या किया, स्टेज 1 में हम लोग ने क्या देखा, सिलेक्शन ऑफ द प्रैक्टिस यूनिट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर। सेकेंड स्टेज में अपन ने क्या देखा, प्लानिंग कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशन में क्या होगा। अब एग्जीक्यूशन में द पीयर रिव्यूअर क्या कर सकता है, विजिट कर सकता है ऑब्वियसली ऑन साइट। तो ऑन साइट रिव्यू कहाँ पे हो सकता है, क्या उनकी हेड ऑफिस पे हो सकता है, क्या उनकी ब्रांच पे हो सकता है, क्या कोई और लोकेशन पे हो सकता है, यस। बट लेकिन पूरा का पूरा ये जो ऑन साइट रिव्यू है भाई कितने दिन के अंदर समाप्त करना है, 7 वर्किंग डेज के अंदर। अरे भाई वहां पे क्या प्रैक्टिस यूनिट जो है क्या उसको पूरा टाइम उसके ऊपर डालना है, क्या उनको दूसरा धंधा नहीं करना है। तो 7 दिन के अंदर उनको क्या करना है, पूरा का पूरा ये जो ऑन साइट विजिट है समाप्त करना है। अब यहाँ पे हमें क्या दे दिया है कि हमें क्या देखना पड़ेगा, कंप्लाइंस देखना पड़ेगा विद द जनरल कंट्रोल्स। तो रिव्यू इज रिक्वायर्ड to carry out the compliance review of the following general controls for evaluating the degree of reliance to be placed upon them for the effective review। तो कैसे अपन अपने ROMMS देख रहा था, बस वैसे ही पीयर रिव्यूअर यहाँ पे क्या देख रहा है, जनरल कंट्रोल्स को रिव्यू कर रहा है, तो पता चले कि कितना भरोसा कर सके हो। तो वो इंडिपेंडेंस देखेगा। फिर प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड है कि नहीं, क्या हम लोग ने कहीं पे आउटसाइड कंसल्टेशन किसी एक्सपर्ट का काम किया है, हमारे उधर रिक्रूटमेंट कैसे होता है, सुपरविजन डेवलपमेंट कैसे होता है ना, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर सिलेक्शन ऑफ द अश्योरेंस सर्विसेज फॉर रिव्यू। तो नंबर ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज टू बी रिव्यूड शैल डिपेंड अपॉन, मतलब कितनी अश्योरेंस सर्विसेज हम रिव्यू करेंगे किसके ऊपर डिपेंड करता है। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल्स जनरली प्रिवेलिंग। तो ये बस ROMMS जैसे ही हो गया। अगर समझो कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कम है तो हम ज़्यादा अश्योरेंस सर्विसेज रिव्यू करेंगे एंड वाइज वर्सा। द साइज एंड द नेचर ऑफ द अश्योरेंस सर्विसेज अंडरटेकन बाय द प्रैक्टिस यूनिट। तो अगर हम लोग ने ज़्यादा सर्विसेज दी हुई है तो ज़्यादा रिव्यू होगा, एकदम छोटी सी कंपनी है तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है।
अलग अलग मेथोडोलॉजीज हम लोग ने कौन सी यूज़ की है, मेथोडोलॉजी जनरली अडॉप्टेड एट द प्रैक्टिस यूनिट इन अश्योरेंस सर्विस। फिर कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स है, फिर द नंबर ऑफ लोकेशंस ब्रांचेस कितनी है। तो ये सारे बेसिस के ऊपर डिसाइड करेंगे कि कितने अश्योरेंस सर्विसेज हमें क्या करने हैं, रिव्यू करने हैं। फ्रॉम द इनिशियल सैंपल सेलेक्टेड एट द प्लानिंग स्टेज, याद करो प्लानिंग स्टेज पे अपन ने सैंपल सेलेक्ट किया था, रिव्यूअर में एनालाइज द सैंपल साइज ऑफ अश्योरेंस फॉर रिव्यू। तो अगर वो चाहे तो अब यहाँ पे ये स्टेज के ऊपर क्या कर सकता है, एनलार्ज कर सकता है। तो बेस्ड ऑन दिस फैक्टर्स अगर उसे लगे कि नहीं मेरे को और अश्योरेंस सर्विसेज का रिव्यू करना है तो वह कर सकता है। फिर रिव्यू ऑफ द रिकॉर्ड्स, तो रिव्यूअर क्या करेगा, दो अलग अलग अप्रोच यूज करेगा। एक होता है हमारा कंप्लायंस अप्रोच, दूसरा हमारा होता है सब्सटैंटिव अप्रोच। तो पहले अपन समझते हैं कंप्लायंस अप्रोच क्या होता है। तो कंप्लायंस अप्रोच इज टू असेस whether proper control procedures have been established and followed by the practice unit। तो अब हम लोग के जो भी टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं, क्या वो सारी चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए क्या हम लोग ने काम किया हुआ है। तो फॉलोइंग एरियाज हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। अश्योरेंस रिकॉर्ड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, फिर रिव्यू करो ऑफ द सिस्टम्स एंड द इंटरनल कंट्रोल, सब्सटैंटिव टेस्ट करो, फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन जो है वो सही है कि नहीं, स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, अश्योरेंस सर्विस के कंक्लूजन्स क्या अप्रोप्रिएट है, एंड जो रिपोर्टिंग है वो सही है कि नहीं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सब्सटैंटिव अप्रोच, रिव्यूअर क्या करेगा, हमारे वर्किंग पेपर्स को असेस करेगा और देखेगा कि क्या हम कंप्लाई कर रहे हैं विद द टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड द एथिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे वो हमारा रिव्यू करने के वक्त पूरे हमारे डॉक्यूमेंटेशन जो वर्किंग पेपर्स हम बना चुके हैं वो सारी चीज़ों को रिव्यू करेगा। तो ये हमारा हो गया एग्जीक्यूशन स्टेज। तो यहाँ पे क्या देखा हम लोग ने, पीयर रिव्यू होगा। विजिट कहाँ पे हो सकती है, हेड ऑफिस पे आके बैठ के कर सकते हैं, ब्रांच पे कर सकते हैं, या तो एनी अदर लोकेशन पर। लेकिन ये पूरा ऑन साइट रिव्यू कितने दिन के अंदर समाप्त होना चाहिए, 7 वर्किंग डेज के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे जनरल कंट्रोल सा, उसके बेसिस के ऊपर पता चलेगा कि कितने अश्योरेंस सर्विस का रिव्यू करना है। फिर रिव्यू करने के लिए मैं 2 अप्रोच यूज कर सकता हूं, एक होता है सब्सटैंटिव और एक होता है कंप्लायंस। अब हमारा आता है फाइनल स्टेज, दैट इज रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग के वक्त हमारा जब स्टार्टिंग में ऑन साइट रिव्यू हो जाता है, बिफोर मेकिंग इज रिपोर्ट टू द बोर्ड, he shall communicate the findings to the practice unit if in his opinion the systems and the procedures are deficient and non-compliant। तो वो बोर्ड को जाके अपना रिव्यू दे, उसके पहले वो प्रैक्टिस यूनिट को क्या दे देगा भाई, अपना रिपोर्ट, कि भाई कम्युनिकेट करेगा कि मेरे को लग रहा है कि तेरे जो भी प्रोसीजर्स है वो सही नहीं थे, यू आर नॉट कंप्लाइंट विद द टेक्निकल, प्रोफेशनल और द एथिकल स्टैंडर्ड with reference to the matter noticed by him, or if there are matters that he want to seek clarification। तो अगर उसे कहीं पे डेफिशिएंसी दिखी, या तो उसे नॉन कंप्लायंस दिखा, या तो उसे कोई ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो जाके पहले किससे चर्चा करेगा, प्रैक्टिस यूनिट से। तो बोर्ड के पास जाने से पहले वो जाएगा प्रैक्टिस यूनिट के पास। प्रैक्टिस यूनिट को क्या करना पड़ेगा, 5 दिन के अंदर सबमिशन दे देना पड़ेगा या रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा इन राइटिंग टू द रिव्यूअर। तो भाई जब प्रैक्टिस यूनिट को बताया गया कि हमें लग रहा है कि तेरा काम सही तरह से नहीं हो रहा है, तो प्रैक्टिस यूनिट अपना क्लैरिफिकेशन, सबमिशन जो भी कहो वो 5 दिन के अंदर किसको दे सकता है, रिव्यूअर को। अब बेस्ड ऑन दिस पीयर रिव्यूअर अपना क्या दे देगा, ऑब्वियसली अपना एक रिपोर्ट। तो आफ्टर एन ऑन साइट रिव्यू, इफ द पीयर रिव्यू सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई रिसीव्ड बाय द प्रैक्टिस यूनिट, तो सेटिस्फाइड है कि क्लैरिफिकेशन जो भी मिला वो सब कुछ सही है, तो वो अपना रिपोर्ट विद द इनिशियल फाइंडिंग किसको दे देगा, बोर्ड को। और वो रिस्पॉन्स को कैसे डील किया गया है वो भी सारी चीज को क्या कर देगा, बता देगा। एक कॉपी हम साथ ही साथ किसको दे देंगे, प्रैक्टिस यूनिट को। ये क्या हुआ, अगर हम लोग उसके रिप्लाई से क्या थे, सेटिस्फाइड थे। क्या अगर हम उसके रिप्लाई से क्या थे, सेटिस्फाइड। बट अदर वे राउंड भी तो हो सकता है, मेरे को उसका जो रिप्लाई था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। देखो अगर उसको कोई डेफिशिएंसी, नॉन कंप्लायंस, कोई भी जगह पे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए था तो उसने प्रैक्टिस यूनिट से मांगा, जो उसने 5 दिन में दिया। उसने दिया तो 2 बातें हो जा सकती है कि मैं या तो सेटिस्फाइड हूं या तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। सेटिस्फाइड हूं तो मैंने सीधा ये किसको दे दिया, बोर्ड को, विद द इनिशियल फाइंडिंग्स एंड एवरीथिंग। बट अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो भी मैं ये बताऊंगा बोर्ड को, लेकिन इस बार मैं अपना रिपोर्ट को क्या कर दूंगा, मॉडिफाई। क्या कर दूंगा, मॉडिफाई। तो वापस यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा बोर्ड को, जो भी मेरे इनिशियल फाइंडिंग्स थे वो भी दे दूंगा, जो भी रिस्पॉन्सेज आए थे प्रैक्टिस यूनिट के वो भी दे दूंगा, और उसके साथ मैंने कैसे डील किया है ये भी दे दूंगा। वापस ये सेम रिपोर्ट में आगे किसको फॉरवर्ड कर दूंगा, प्रैक्टिस यूनिट को। तो उसके जो रिप्लाई आए मेरे को सेटिस्फैक्ट्री लगा तो नॉर्मल रिपोर्ट, सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मॉडिफाइड रिपोर्ट। अगर मैं मॉडिफाइड रिपोर्ट देता हूं तो वापस एक क्या किया जाएगा, फॉलो ऑन रिव्यू।
कितने टाइम के अंदर? आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द रिपोर्ट। तो ये जो मैंने रिपोर्ट दिया उसके 1 साल के अंदर वापस इसका क्या किया जाएगा? फॉलो ऑन रिव्यू। तो याद है वो पीरियोडिसिटी के लेवल 1 को कितना, लेवल 2 को कितना। अब यहाँ पे वो सब नहीं देखोगे, अगर तेरे को क्या दिया गया है? मॉडिफाइड रिपोर्ट, तो वापस तेरे को क्या करना पड़ेगा? एक फॉलो ऑन रिव्यू। ये जो पूरा 1 साल है उसको वो लोग क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो एक शॉर्टर इंटरवल ले सकते हैं, बट 6 महीने से कम हो सकता है क्या? नहीं, बिकॉज इसको टाइम तो दो। अब तुम 2 महीने के अंदर वापस रिव्यू करोगे तो उसने चेंज ही क्या किया रहेगा? तो भाई 1 साल के बाद तू क्या कर? फॉलो ऑन। बट लेकिन इस इंटरवल को कम करना चाहे तो कर सकता है बोर्ड, बट 6 महीने से कम तो कर सकता नहीं है। ये हमारा क्या हो गया? रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग में हम लोग ने क्या बोला? ऑन साइड रिव्यू करूं, अगर मेरे को डेफिशिएंट या कुछ भी लगा तो क्या लोगों के पास से क्लैरिफिकेशन मांगो। प्रैक्टिस यूनिट उनको 5 दिन के अंदर क्या दे देगा भाई? क्लैरिफिकेशन। फिर रिपोर्ट दे दिया जाएगा, तो रिपोर्ट में इनिशियल फाइंडिंग देगा, रिस्पॉन्सेज देगा और किस तरीके से उसने डील किया है वो देगा। अब यहाँ उसका रिप्लाई क्या लगा? सेटिस्फैक्ट्री तो ठीक है, बट अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो अपना रिपोर्ट क्या कर देगा? वो मॉडिफाई कर देगा। साथ ही साथ अगर मॉडिफाई किया है तो हमें क्या करवाना पड़ेगा? एक फॉलो ऑन रिव्यू आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, कितने साल के बाद? 1 साल के बाद। बट लेकिन वो पीरियड को हम कम कर सकते हैं, बट लेकिन क्या 6 महीने से यहाँ पे कम कर सकते हैं क्या? नहीं, 6 महीने से हम कम कर सकते नहीं है। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस क्या था? ऑफ द पीयर रिव्यू। चारों के चारों स्टेजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेज में सिलेक्शन किया था, सेकेंड स्टेज में प्लानिंग किया, तीसरे स्टेज में एग्जीक्यूशन किया और चौथे स्टेज में क्या किया? रिपोर्टिंग। हर एक पॉइंट के ऊपर, छोटे से छोटे पॉइंट के ऊपर ये लोग क्या कर सकते हैं? केस स्टडी फ्रेम कर सकते हैं या तो एमसीक्यू पूछ सकते हैं। तो वेरी रेयर सिनेरियो पूरा प्रोसेस स्टार्ट टू एंड पूछेंगे। कहीं पे पूरे एक स्टेज के ऊपर वो लोग क्या कर सकते हैं? कोई केस स्टडी फ्रेम करके बता सकते हैं कि ऐसे हुआ था, बताओ या सही किया है कि नहीं किया है। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द 4 स्टेजेस। तो ये हमारा क्या हो गया? पीयर रिव्यू प्रोसेस। अब ये पीयर रिव्यू प्रोसेस हम कर तो रहे हैं, बट ऑब्वियसली इट ऑल्सो हैज समव्हाट इनहेरेंट लिमिटेशन। तो जैसे पीयर रिव्यू हम करते हैं, जैसे नॉर्मल ऑडिट हम करते हैं, वहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशन होते हैं कि हम पूरी चीज़ शिद्दत से भी चेक करें फिर भी कोई ना कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे पीयर रिव्यू में भी है। तो एक पीयर रिव्यूअर भले एक प्रैक्टिस यूनिट का रिव्यू कर रहा है, बट लेकिन एक इनहेरेंट वीकनेस है कि कोई ना कोई गलती होगी जो शायद पीयर रिव्यू भी उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो भले हम पीयर रिव्यू रिपोर्ट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर कोई वीकनेस है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई डेफिशिएंसी है ही नहीं। यहाँ पे हो सकता है कि कोई ना कोई वीकनेस या डेफिशिएंसी हो प्रैक्टिस यूनिट में जो एक रिव्यूअर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अब हमें आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। ये पूरा चीज़ हम डिटेल में कर चुके हैं। एंड क्वालिटी रिव्यू में एज सच कोई भी चेंजेस है क्या? नहीं। तो फिर भी मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वालिटी रिव्यू पूरा का पूरा एक बार क्या कर दीजिए? गो थ्रू कीजिए। जितने भी चेंजेस आए हैं May 22 में वो कहाँ पे आए हैं? पीयर रिव्यू में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पीयर रिव्यू का पूरा अमेंडमेंट। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स ने पहले देखा हुआ था जूम लाइव में तो उनको ये ज़रूरत नहीं थी, बट जिसने भी पहले रिकॉर्डेड देखे थे आई होप आपको क्लैरिटी मिली है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो एक रिकमेंडेशन है कि पुरानी नोट्स में बीच बीच में रेक्टिफाई करने के बदले पूरा का पूरा इसे नहीं पढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि कोई छोटे से छोटा चेंजेस आप मिस आउट कर जाए। तो प्लीज़ 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 ये पीयर रिव्यू एज अ न्यू चैप्टर ही रेफर कीजिए। कहीं पे भी ऐसा मत सोचिए कि बस यही नोटिफिकेशन है, यही अमेंडमेंट है। प्लीज़ रेफर दिस ऑल टुगेदर एज अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद आवर डिस्कशन ऑफ पीयर रिव्यू। अब आता है भाई हमारा ऑडिट अंडर फिस्कल लॉस। पहली बार एक ऐसा अमेंडमेंट जिसे देख के पब्लिक खुश हुआ रहेगा कि जीएसटी ऑडिट क्या हो चुका है भाई समाप्त। जीएसटी ऑडिट जैसी कोई भी चीज़ अब हमारी ज़िंदगी में नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आया है लिमिट इज इंक्रीज फ्रॉम 1 करोड़ टू 10 करोड़। अरे मतलब जो हमारा पहले लिमिट होता था टैक्स ऑडिट के लिए, तो वहाँ पे वो 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। तो विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट 22-23 द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस हैज इंक्रीज फ्रॉम 1 करोड़ टू 10 करोड़ in case the cash receipts made during the year does not exceed 5% of the total receipts as the case may be. In other words, 95% or more can be done through the banking channels. तो अगर 95% से ज़्यादा बैंकिंग चैनल के द्वारा है,
5% से कम कैश में है, तो तुम्हारा अगर 10 करोड़ तक का भी टर्नओवर हुआ तो आपको क्या करने की ज़रूरत नहीं है, ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये छोटे छोटे से क्या आए हुए हैं भाई, 2 अमेंडमेंट, जो एक तो आपके बहुत ही फेवर में है एंड दूसरा वाला भी एक छोटा मोटा है कि 1 करोड़ से 10 करोड़ 5% से कम होना चाहिए कैश और 95% से ज़्यादा बैंकिंग चैनल से होना चाहिए। तो एक छोटा मोटा एमसीक्यू इसके ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा क्या था, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज के अमेंडमेंट्स। अब प्रोफेशनल एथिक्स में भी एक नया पॉइंट ये लोग ने ऐड किया है, दैट इज नो क्लार का नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। अब तक लॉज एंड रेगुलेशन के लिए हमारे जिंदगी में एक था भाई ऐसे 250, और दूसरा हम यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स में क्या कहते थे कि हमें क्या मेंटेन रखनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी। बट अब फाइनली ये लोग ने एक नो क्लार का कंसेप्ट दे दिया, विच इज वेरी नाइस एंड इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो देखते हैं ये नो क्लार हमें क्या कहता है। तो नो क्लार इज नथिंग बट व्हाट, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। अब पहले तो समझते हैं कि नो क्लार का मीनिंग क्या है। नो क्लार कंप्राइजेस एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन, intentional or unintentional, which are contrary to the prevailing laws and regulation। अरे तो तुमने कोई भी लॉ एंड रेगुलेशन का इन शॉर्ट क्या किया, उल्लंघन किया। किसने किया? क्लाइंट या प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एम्प्लॉइंग द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमारा जो क्लाइंट है उसने किया। दोष चार्ज विद गवर्नेंस ने किया। ठीक है, उस क्लाइंट का जो टीसीडब्ल्यूजी था उसने किया। उस क्लाइंट के यहाँ पे जो मैनेजमेंट था उसने किया, या तो कोई भी अदर इंडिविजुअल वर्किंग फॉर अंडर द डायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई उसके कोई एम्प्लॉय नहीं या किसी और ने किया तो भी ये क्या हो जाएगा, नो क्लार। तो अगर क्लाइंट ने खुद किया, उसके टीसीडब्ल्यूजी ने किया, मैनेजमेंट ने किया, या कोई भी अदर इंडिविजुअल जो उनके साथ काम कर रहे हैं अर्थात एम्प्लॉयज उन्होंने किया, तो ये सारी चीजें किसके उसमें आ जाएगी भाई, नो क्लार में। अब यहां में हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज क्या समझनी है, नो क्लार अंडर द रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स डज नॉट एड्रेस द पर्सनल मिसकंडक्ट unrelated to the business activities of the client employing organization and non-compliances by parties other than listed out in the definition of no clar। तो भाई अगर कोई पर्सनल मिसकंडक्ट तू करता है, ठीक है भाई, किसी के साथ भाई झगड़ा झगड़ी कर दिया, किसी के साथ मारामारी कर दिया, किसी को छेड़ दिया, तो भाई ये सारी चीजें यहाँ पे कहीं पे भी कवर होती नहीं है। तो पर्सनल मिसकंडक्ट यहाँ पे नहीं है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के साथ ज्यादा करके ये क्या कर रहा है, डील कर रहा है। अब ये नो क्लार की एप्लीकेबिलिटी एज ऑफ इंडिया में अगर अभी देखोगे तो ये लोग क्या बोलते हैं, नो क्लार इज एप्लीकेबल टू ऑल असाइनमेंट्स। क्या इट इज एप्लीकेबल टू ऑल असाइनमेंट्स इन केस ऑफ मेंबर्स इन प्रैक्टिस एंड ऑल एम्प्लॉयर्स इन केस ऑफ मेंबर्स इन सर्विस। तो सारे असाइनमेंट्स को लगेगा तो प्रैक्टिस में है, सर्विस में है। हाउएवर एज ऑफ नाउ ICAI has restricted applicability of no CLAR to audit assignment of listed entities। तो एज ऑफ नाउ ये सिर्फ किसको लग रहा है, ऑडिट असाइनमेंट। कोई और अश्योरेंस सर्विसेज को लग रहा है नहीं, सिर्फ ऑडिट में, और वो भी किसको, लिस्टेड एंटिटी में। एंड फॉर मेंबर्स इन सर्विस एप्लीकेबिलिटी हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू एम्प्लॉयज ऑफ लिस्टेड एंटिटीज ओनली। तो अगर मैं लिस्टेड एंटिटी का क्या हूं भाई, एम्प्लॉय हूं, तो मेरे को ये नो क्लार लगेगा। अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो ऑडिट कर रहा हूं लिस्टेड एंटिटी का, तो मेरे को ये नो क्लार लगेगा। वरना फॉर नाउ और कोई भी लोगों को एप्लीकेबल है क्या, ये नहीं। तो अगर मैं समझो एक मेंबर इन सर्विस हूं और अगर लिस्टेड एंटिटी में एम्प्लॉय नहीं हूं, तो क्या मेरे को ये नो क्लार लगेगा, नहीं। अगर समझो मैं मेंबर इन प्रैक्टिस हूं, मैं ऑडिट नहीं कोई और चीज कर रहा हूं, या लेट अस से ऑडिट कर रहा हूं पर लिस्टेड एंटिटी का नहीं कर रहा हूं, तो क्या मेरे को ये नो क्लार लगेगा क्या, नहीं। अब यहां पे हमें याद क्या रखना है, समझना क्या है। नो क्लार इज एप्लीकेबल टू अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। और बार बार प्रोफेशनल अकाउंटेंट मतलब क्या भाई, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये अडॉप्ट किया गया है दूसरी कंट्री से, वहां पे वो लोग ने वर्ड यूज किया था प्रोफेशनल अकाउंटेंट, तो अपने उसमें भी क्या आ गया भाई, प्रोफेशनल। बट हमारे लिए क्या हो गया भाई, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो नो क्लार विल बी अप्लीकेबल इफ अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट एनकाउंटर्स और इज मेड अवेयर ऑफ नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज टू द क्लाइंट। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो ये नो क्लार तभी एप्लीकेबल होगा जब मेरे को लगा कोई ना कोई लॉ एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस है, या अगर सस्पेक्टेड मतलब मेरे को शक भी है तो भी ये हो जाएगा। बट लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लीट कंप्लायंस। तो भाई मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो क्या है कि मैं एक रीजनेबल अश्योरेंस दूं। क्या मैं यहाँ पे तहकीकात करने आ रहा है क्या, अरे ये तो अपने को बचपन से इंटर से सिखाया जा रहा है कि हम क्या देना चाहता है, एक ओपिनियन कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। भाई
एरर्स एंड फ्रॉड ढूंढना तो भाई मेरी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर एक लॉ एंड रेगुलेशन का पालन किया है कि नहीं किया है, क्या इसके ऊपर मेरे को सेपरेटली कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है? नहीं। अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई knowledge and expertise and exercise professional judgment. However, he is not expected to have the level of knowledge of laws and regulation greater than which it is required to undertake the engagement. तो भाई हमारे ऑडिट के लिए जितना भी लॉ एंड रेगुलेशन का ज्ञान मेरे को जरूरी है उतना बस हो गया? क्या भाई एकदम गहराई में जाने की जरूरत है? क्या इन डेप्थ हर एक लॉ एंड रेगुलेशन का नॉलेज हमारे लिए जरूरी है? अरे तो भाई जितना अपने को इंटर, फाउंडेशन और फाइनल में लॉ पढ़ाया जा रहा है उतना सही है, उससे थोड़ा बहुत और ट्रेनिंग चाहिए। बट लेकिन क्या बहुत जो भी लॉ एंड रेगुलेशन है क्या उसकी गहराई में जाने की जरूरत है? नहीं। नेक्स्ट ये लोग क्या बोल रहे हैं, वेदर एन एक्ट constitute non-compliance is ultimately a matter to be determined by court or appropriate educative body. तो अब ये नॉन कंप्लायंस है कि नहीं ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी तो किसकी है? मैनेजमेंट की। Matter may be clearly inconsequential or relating to the personal misconduct relating to the business activity of the client covered or not. तो यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मैटर जो एकदम ही इनकॉन्सिक्वेंशियल है या पर्सनल मिसकंडक्ट के रिलेटेड है उसके ऊपर मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। IESBA code of disclosure to the matter and appropriate authority would be precluded if doing so to the contrary to the law and regulation. तो भाई अगर लॉ एंड रेगुलेशन मना करता है तो आज के डेट में भी क्या मैं ये चीज किसी और को जाके बता सकता हूँ क्या? नहीं। तो यहाँ पे हमें वो चीज करने की जरूरत नहीं है। अब नो क्लार और 250 के बीच में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे छोटे मोटे डिफरेंस है, थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन शायद कुछ आ सके। तो देखो जो 250 है वो सिर्फ और सिर्फ किसको एप्लीकेबल होता है भाई? ऑडिट को, एंड नॉट टू अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट। मतलब तुम अश्योरेंस दो, रिव्यू करो, क्या उसको लगता है 250 इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग? हाउएवर नो क्लार इज एप्लीकेबल टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस एंड इन प्रैक्टिस। तो भाई मैं सर्विस में हूं तो भी लगेगा, प्रैक्टिस में हूं तो भी लगेगा, और प्रैक्टिस में भी सिर्फ और सिर्फ ऑडिट को नहीं लगेगा, सबके लिए लगेगा। अमॉन्ग दोज इन प्रैक्टिस इट अप्लाइज टू द ऑडिटर एज वेल एज प्रोफेशनल सर्विसेज अदर देन ऑडिट। However, the degree of responsibility of professional accountant varies as per the role. So simple terms में क्या कहना चाहते हैं, 250 सिर्फ ऑडिट के लिए लगता है, बट लेकिन अगर हम नो क्लार्क की बात करें तो मैं सर्विस में हूं तो भी लगेगा और ऑडिट छोड़ के और चीज़ों के लिए भी लग सकता है। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, ऐसे 250 टॉक्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर लॉज एंड रेगुलेशन हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट। याद करो डीटी का और इनडायरेक्ट टैक्स का डायरेक्ट इफेक्ट है, लेट अस से इनकम टैक्स एक्ट जीएसटी का, एंड determination of the material amounts and disclosure and other laws and regulation that do not have a direct effect. याद करो अगर चाइल्ड लेबर लॉ चल रहा है, ठीक है, अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा बट लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट तो आएगा, तो वो अदर लॉस के साथ भी बात करता है। बट कंप्लायंस विच में बी फंडामेंटल टू द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। अगर मैं नो क्लार की बात करूं वाइल बीइंग अलाइक टू एसे 250 टिल दिस पॉइंट, मतलब ये दोनों चीज के बारे में हम जिक्र करते ही कर रहे हैं, is further ahead of it and takes into account the non-compliance that cause substantial harm resulting into serious consequences in financial and non-financial term. तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि नॉन फाइनेंशियल टर्म्स को भी क्या करो भाई, कंसिडर करो। सी फाइनेंशियल टर्म तो 250 में आता ही था, बट नॉन फाइनेंशियल टर्म भी क्या हो सकते हैं, ठीक है, हमारे ऊपर और क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं, हमारा ब्रांड नेम के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है या XYZ चीज। तो यहाँ पे नो क्लास सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर भी क्या कर रहा है, देख रहा है। फिर ऐसे 250 डज नॉट डिफाइन द स्टेक होल्डर्स। क्या है वहां पे स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है? नहीं, पर नो क्लार क्या कर रहा है, स्टेक होल्डर्स को डिफाइन कर रहा है कि किसके लिए है, क्रेडिटर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए एंड ऑल्सो जनरल पब्लिक एट लार्ज। एज पर नो क्लार इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस the professional accountant might become aware of imminent breach of law or regulation that would cause substantial harm to the investors, employees and general public. Having first considered whether it would be appropriate to discuss with the management and those charged with governance, the accountant exercises professional judgment and determine whether to disclose it immediately to the appropriate authority in order to prevent, mitigate consequences of such imminent breach. Imminent मतलब भाई एक important breach है, कोई बड़े वाले लोगों ने, भाई CEO CFO ने किया हुआ है। If the disclosure is made, that disclosure is permitted. This provision is not existent in 250. तो 250 में भाई हमें यहाँ पे नहीं कह रहा है कि भाई
हमें किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को जाके रिपोर्ट करना है। 250 तो क्या कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट आया है तू अपने ऑडिट रिपोर्ट में बता दे। क्या 250 ने कहीं पे भी ऐसा बोला कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को जाके इसके बारे में बताना है? तो बस नो क्लार्क का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी लेके बैठे मत रहो। अगर लॉ एंड रेगुलेशन मना नहीं करता है तो तू सीधा जाके क्या कर देगा, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को जाके बता देगा। तो भाई तुम ऑडिट कर रहे हो, तुम्हें पता है कि लॉ का भाई पालन नहीं हो रहा है, तो तुम जाके क्या कर दो, वहां पे बता दो। अब नो क्लार्क के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रखने पड़ेंगे? हाउ द मैनेजमेंट एंड दोस्त शेयर विद गवर्नेंस हैज रिस्पॉन्डेड टू द मैटर। जब हमने उनको बताया होगा तो उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया। द कोर्स ऑफ एक्शन द अकाउंटेंट कंसिडर्ड, द जजमेंट मेड and the decisions that were taken having regard to the reasonable and informed third party test। reasonable and informed third party test भी एक important है जो इसके पहले वाले amendments में covered हुआ था। तो जिस लोग ने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले वाले relevant amendments को भी क्या कीजिए, कवर कीजिए। How the accountant is satisfied that the responsibility of public interest has been fulfilled। this documentation is addition to complying with the documentation required applicable under the auditing standards। तो जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में हम करते थे उसको छोड़ के ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, एडिशन। essays for example require professional accountant forming an audit of the statement to prepare documentation sufficient to enable the understanding of the significant matters जो ये साल में आए हुए हैं। document discussion with the significant matters with management and TCWG, document the identified and suspected non compliance। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पे करते थे भाई, ऐसे के अंदर ऑलरेडी करते थे। बट इसको छोड़ के अब मेरे को क्या बोला हुआ है कि मैनेजमेंट एंड TCWG ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, क्या हमारे कोर्स ऑफ एक्शंस थे, क्या जजमेंट लिए, क्या डिसीजन लिए, और भाई कैसे हम लोग ने पता लगाया है कि अबाउट द रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट के बाद हमारा क्या डिसीजन है। ये सारी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट प्रोफेशनल एथिक्स में May 22 में वो लोग ने किसके बारे में डाल दिया, नो क्लार। नो क्लार क्या है, नॉन कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन। तो इसके ऊपर एक छोटा मोटा क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा हुआ नो क्लार। सो आगे बढ़ते हैं विद द डिस्कशन ऑफ ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले वो लोगों ने किसके बारे में बात की है, एप्लीकेबिलिटी। तो ये किसको इसको एप्लीकेबल होने वाला है, LODR। तो ये लोग ने बोला अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज प्रोवाइडेड दिस रेगुलेशन शैल अप्लाइड टू द लिस्टेड एंटिटीज who has listed the following designated security on recognized stock exchanges। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि भाई डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी क्या है। तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द मेन बोर्ड, ठीक है, या तो फिर SME एक्सचेंज, या तो फिर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म ऑल्सो नोन एज इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म। तो तुम मेन बोर्ड के ऊपर हो, SME एक्सचेंज के ऊपर हो, या तो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, तुमको क्या हो जाएगा भाई, ये एप्लीकेबल। फिर अदर सिक्योरिटीज क्या होता है, नॉन कन्वर्टेबल, इंडियन डिपॉजिटरी, सिक्योरिटी रिसीट्स, ठीक है, और एनी अदर सिक्योरिटीज एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। नेक्स्ट आया है मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड रिक्वायरमेंट। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड रिक्वायरमेंट में वो लोग ने क्या बोला कि अगर एक बार आपको टॉप 500, टॉप 1000, टॉप 2000 एंटिटीज की जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो भी चीज एप्लीकेबल होगा, तो अगर एक बार एप्लीकेबल हो गया तो भाई सालों साल तक एप्लीकेबल हो जाएगा। तो प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन शैल एप्लीकेबल टू द लिस्टेड एंटिटीज ऑन बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटल शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू सच एंटिटीज इवन इफ दे फॉल बिलो द थ्रेशोल्ड। मतलब अगर आप समझो टॉप 500 में नहीं हो, 1000 में नहीं हो, 2000 में नहीं हो, भले आप पहले वाले साल एक बार आ गए इसके अंदर, तो क्राइटेरिया एक बार लग गया तो सालों साल तक लगता रहेगा, आप उससे निकल पाओगे नहीं। नेक्स्ट हाई वैल्यू डेट बेस्ड रिक्वायरमेंट, सेम जो ऊपर के लिए बोला है वही। द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन शैल applicable to a listed entity on the basis of criteria on the value of outstanding debt shall continue to apply to such entities even if they fall below the threshold। तो भाई ये हाई वैल्यू डेट कब होता है, जब तुम्हारे 500 करोड़ या उससे ज्यादा क्या है भाई, NCDs लिस्टेड है, तो इस तुम्हें क्या कह दिया जाएगा, हाई वैल्यू डेट बेस्ड। तो भाई हाई वैल्यू डेट बेस्ड रिक्वायरमेंट जो भी है, हाई वैल्यू डेट के जो भी रिक्वायरमेंट है, एक बार आपको एप्लीकेबल हो गए, भले कम भी हो गया, आपको आगे जाके भी क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें एप्लीकेबल होती रहेगी। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिट कमिटी। तो सबसे पहले उनका रोल क्या है भाई, कंसिडर करो
and comment on the merger and demerger. तो consider and comment on the rationale, cost benefit, impacts and schemes involving the merger, demerger, amalgamation on the listed and its shareholders. ठीक है. अब यहाँ पे obligations with respect to the employees including senior management, key managerial person and directors and तो यहाँ पे एक चीज को क्या कर दिया गया है भाई, डिलीट कर दिया गया है. यहाँ पे क्या कर दिया गया है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेल बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द शेयर होल्डिंग both own and held by for other persons on a beneficial basis in the listed entity in which they are proposed to be appointed as a directors prior to their appointment. This details should be disclosed in a general meeting called for appointment for such a director. अब यहाँ पे वो लोग ने एक चीज क्या कर दी है, डिलीट कर दी है कि पहले क्या होता था, जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उनके पास जो भी शेयर होल्डिंग थी कंपनी में वो बताते थे किसको भाई, कंपनी को. और वही सेम चीज कंपनी किसको बता देती थी भाई, शेयर होल्डर्स को इन द एनुअल जनरल मीटिंग. बट अब ये वाला जो पार्ट है उसको क्या कर दिया भाई, हटा दिया गया है. तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेल बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज देयर शेयर होल्डिंग both on their own or held by persons on a beneficial basis in listed entity in which they are proposed to be appointed as directors prior to their appointment. This detail should be disclosed in the notice to the general meeting called for appointment of such director. तो ये जो ऐसा एक क्लरिकल पार्ट था उसे क्या कर दिया गया, हटा दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है. फिर बाद में clarificatory change, nature change that the HBDs won't be considered for the audit committee, for the committee limits. अब आपको पता होगा कि हम कितने कमिटीज़ में मेंबर हो सकते हैं. तो भाई हम कितने कमेटी के मेंबर्स हो सकते हैं, 10 में. और चेयरपर्सन कितने कमेटी के हो सकते हैं, 5 के. पर वहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि किस किस कौन सी कमेटी के मेंबर्स में ये काउंट नहीं होगा. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेट कंपनीज़ में हो तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे 10 में और 5 में काउंट नहीं किया जाता. तो बस उसी चीज़ में एक और चीज़ को जोड़ दिया गया है, HVD. तो अगर आप हाई वैल्यू डेट में हो, अगर एक हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी के कमेटी के मेंबर हो या तो उसके चेयरपर्सन हो तो ये 10 में और 5 में काउंट किया नहीं जाएगा. तो ये भी एक क्या दे दिया था ये लोगों ने, क्लैरिफिकेशन यहाँ पे. अब नेक्स्ट आता है DOA इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट. क्या अब यहाँ पे वो लोग ने हमें क्या दे दिया है, DOA इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट. A high value debt listed entity shall undertake director and officers insurance and all of its independent director for a sum assured and for such risk as may be determined by the board of directors. So अर्थात भाई तू एक हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी का भी डायरेक्टर ऑफिसर है तो तेरा क्या निकलवाना चाहिए भाई, इंश्योरेंस. तो एक बड़ा इंसान है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो तेरा हम क्या निकलवाएंगे, इंश्योरेंस. फिर मीटिंग ऑफ ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि भाई जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है उनको ट्राई करना चाहिए साल भर में एक बार अकेले मिले, बाकी सारे डिपेंडेंट डायरेक्टर्स छोड़ के आपस में हमारा भी डिस्कशन हो, यहाँ पे कोई भी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहा है. तो सिर्फ और सिर्फ कौन मिलेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, के हमारी कोई भी बात बाहर ना जाए. तो साल भर में दे शुड स्ट्राइव कि एक बार तो वो लोग मिले विदाउट द डिपेंडेंट डायरेक्टर्स. फिर सब्सिडरी ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी. अब यहाँ पे वो लोग ने क्या बोला था कि अगर मेरे को कंट्रोल छोड़ना है, पहले मेरे पास कंट्रोल था, मेरी सब्सिडरी थी, अगर मैं 50% से कम कंट्रोल रखना चाहता हूँ अभी, ठीक है, आई वांट टू चेंज फ्रॉम लेस देन 50%. तो भाई अगर मेरे को कंट्रोल क्या चाहिए, 50% से कम चाहिए, तो पहले क्या कहा जाता था कि उसके लिए हमें क्या पास करना पड़ेगा, एक स्पेशल रिजोल्यूशन. क्या पास करना पड़ेगा भाई, एक स्पेशल रिजोल्यूशन. अब बस वर्डिंग्स यहाँ पे चेंज कर दिए हैं, लेस देन से साथ ही साथ क्या लिख दिया है, इक्वल टू 50%. बिकॉज अगर इक्वल टू 50% भी है तो मेरी सब्सिडरी नहीं है. तो सब्सिडरी कब होगी, जब मेरे पास 50% से ज़्यादा है. तो अगर तुम समझो अपना शेयर होल्डिंग चेंज करना चाहते हो लेस देन 50%, मतलब अपना कंट्रोल छोड़ना चाहते हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन. बट अब एग्जैक्टली 50% करना चाहते हो तो भी तुम्हें क्या चाहिए रहेगा, एक स्पेशल रिजोल्यूशन. तो बस थोड़े टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे क्या कर दिया है उन्होंने, चेंज. Secretarial audit and secretarial compliance report with the listed entity and its material unlisted subsidiary. तो ये हम पहले भी पढ़ चुके थे कि भाई पहले भी हमें आता था कि हमें क्या देना है, एक सेक्रेटरियल रिपोर्ट, ठीक है, किसके लिए, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज. पर लेकिन यहाँ पे अब हमें क्या दे दिया गया है कि हमें क्या देना पड़ेगा, एक सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट. तो एवरी लिस्टेड एंटिटी शेल सबमिट अ सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट इन सच फॉर्म as specified to the stock exchange within how many days, 16 days from the end of the financial year. तो by end of financial year के 60 days के अंदर हमें क्या दे देना पड़ेगा, एक सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट कि भाई जो भी लॉ एंड रेगुलेशन है, जो भी रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ों के साथ हम कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं. आखिर में हमारा आता है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, समवेयर इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावनाएं है.
तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कमिटी किसको एप्लीकेबल होता है? The provision of this regulation shall be applicable to the top 1000 listed entities determined on the basis of market capitalization as the end of the immediate previous financial year. तो पहले वाले साल में अगर तुम टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज में हो तो ये चीज आपको क्या हो जाएगी? एप्लीकेबल। अब यहाँ पर आपको क्या बनानी है? एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो ऑब्वियसली रिस्क मैनेज करना एक इंपॉर्टेंट काम है, तो इसके लिए एक क्या बना लो भाई? अब कमेटी। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंस्टिट्यूट अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो हम क्या बना लेंगे? एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल हैव मिनिमम 3 members with majority of them being the board of directors including at least one independent director। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? मिनिमम कितने लोग होने चाहिए भाई? 3 होने चाहिए, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। विद मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब क्या हो जाएगा भाई? 3 में से 2 मेजॉरिटी हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एटलीस्ट क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। बाकी के 2 क्या होना चाहिए भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। एंड इन केस ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स एट लीस्ट 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो जहां पे ये क्या है? लिस्टेड है, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट 2/3 क्या हमारे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। Chairperson of the Risk Management Committee shall be a member of the Board of Directors and a senior executives of the listed entity and may be members from the committee। तो जो चेयरमैन का हो सकता है वो कौन हो सकता है? मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीनियर एग्जीक्यूटिव जो होंगे उन्हीं में से कोई होगा। तो ये हमें क्या दे दिया? कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, कितनी मीटिंग होनी चाहिए? तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को मिलना चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। तो साल में एटलीस्ट कितनी बार मिलेंगे भाई? 2 बार। The meeting of risk management committee shall be conducted in such manner that on a continuous basis not more than 180 days shall elapse between 2 consecutive meeting। मतलब 2 मीटिंग के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कितने भाई? 180 डेज के अंदर दूसरी मीटिंग हमारी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट बोला गया है कोरम। कोरम फॉर द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल ईदर बी 2 members और 1/3 विच एवर इज हायर। क्या होना चाहिए? 2 members या 1/3 विच एवर इज हायर, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 member ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन अटेंडेंस। तो भाई एटलीस्ट एक अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। तो कितने होने चाहिए भाई? 2 member या तो 1/3 विच एवर इज हायर। उसमें से एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए वहां पे। अब सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल डिफाइन, कौन डिफाइन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल डिफाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एंड मे डेलीगेट मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्लान to the committee and such other function as it may deem fit and such functions specifically over the cyber security to cover the cyber security। so अर्थात ये लोग क्या कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? वो लोग क्या करेंगे? फिक्स करेंगे कि किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, जैसे वो लोग को ठीक लगेगा। इट मे बी नोटेड दैट the role and responsibility of risk management committee shall mandatorily include performance of functions specified in part D of the schedule 2। अब पार्ट डी क्या कहता है? रूल्स ऑफ वेरियस कमिटीज क्या होंगे? विच इंक्लूड्स रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी एंड XYZ। पावर्स क्या होते हैं? तो रिस्क मैनेजमेंट के पास पावर क्या है? हैव पावर टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉय। तो कोई भी एम्प्लॉय से मैं जो पूछताछ करना चाहे ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कर पाएगा। ऑब्टेन आउटसाइड लीगल एंड प्रोफेशनल एडवाइस, तो काफ़ी बार हमें चाहिए रहेगी, तो क्या हम सीख कर सकते हैं? यस। सिक्योर अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर्स विद रेलेवेंट एक्सपर्टीज इफ इट कंसिडर्स नेसेसरी। तो बाहर वाले लोग जो एक्सपर्टीज वाले हैं उनको भी हम आके बुला सकते हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है? रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स शैल बी पीरियडिकली रिव्यूड to ensure that executive management controls risk through means of a properly defined framework। Majority of the committee members of the board of directors, senior executive and company may also be a member of committee, but the chairperson of the committee shall be a member of the board of directors, जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो ये हमारी क्या थी? ऑडिट प्रोसीजर। फिर आता है रिलेटेड पार्टी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज तुम्हारी आरटीपी में May 22 के आरटीपी में भी इसके ऊपर ऑलरेडी क्या आ चुका है भाई? एक सवाल। तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? The listed entity shall submit within 30 days from the date of publication of its stand-alone and consolidated financial statement for the half year
disclosure of the related party transaction on consolidated basis in a format specified in the relevant accounting standard for annual results to the stock exchanges and publish the same on the website. तो हम 30 डेज के अंदर ये सारी चीज़ें दे देंगे. प्रोवाइडेड दैट अ हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट डिस्क्लोजर अलॉन्ग विद द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दैट हाफ ईयर. तो ये सेम चीज़ के लिए आई वुड सजेस्ट कि एक बार जाके आप क्या कर लीजिए, May 22 RTP का क्वेश्चन भी रेफर कर लीजिए, उसका वीडियो भी वहाँ पे आपको दे दिया गया है. फिर रिपोर्ट ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो द लिस्टेड एंटिटी शेल सबमिट अ क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट. क्या देंगे वो लोग भाई? एक क्वार्टरली compliance report on corporate governance in the format specified by the board from time to time. कितने दिन के अंदर? विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. तो हर एक क्वार्टर के 21 दिन के अंदर हम क्या दे देंगे? एक उनको कंप्लाइंस रिपोर्ट. क्या दे देंगे? क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट. अर्लियर ये कितने दिन होता था भाई? 15 दिन, जिसे कितना चेंज कर दिया है? 21 डेज. तो इसके ऊपर एक छोटा मोटा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? MCQ. द रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय द कंप्लाइंस ऑफिसर और द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द listed entity. The auditor should ascertain whether the board of directors have included in the annual report of the listed entity a separate section on the corporate governance with a detailed compliance report on corporate governance. ठीक है, तो हमें कितने टाइम के अंदर दे देना है? ये 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. तो ये हमारा डिस्कशन समाप्त हुआ ऑफ व्हाट ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. So with this we are done with our discussions of May 22 amendments. ठीक है, तो आई होप आपने ये सारे के सारे चैप्टर्स देखे. पीयर रिव्यू बोलो, टैक्स ऑडिट बोलो, या हमारे ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलो. अगर आप आपकी रिसेंटली RTP देखोगे जिसके ऊपर भी एक वीडियो डाला गया है, तो ये हर छोटे छोटे अपडेट्स और अमेंडमेंट के ऊपर वो लोग ने फोकस किया है और हर एक के ऊपर क्या पूछा गया है? सवाल. सो आई वुड स्टिल वंस अगेन इंसिस्ट दैट आई इंसिस्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर कि कृपया करके May 21, नवंबर 21, May 22 तीनों के तीनों अपडेट्स और अमेंडमेंट्स को कृपया करके फॉलो कीजिए एंड फिर ही आप एग्जाम में जाइए. विद दिस आई विल फाइनली पुट एन एंड टू दिस पर्टिकुलर सेशन एंड लेक्चर. थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स.